सबसे पहले मैं सुशील सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछले कई समय से जो ये आंदोलन चल रहा है फीस को लेकर, उसके बारे में 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें। एंड उसके बाद सुमित्रा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन में अभिभावकों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले सुशील सर। सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर 2016 का जो एक्ट लाया गया है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर जो है उसको सभी को स्कूलों को इस एक्ट की पालना करनी थी। हालांकि वो पालना नहीं हो पाई और जिसकी वजह से अगर आपको मालूम होगा पिछले 3 सालों में लगातार फीस बढ़ी है। इनफैक्ट ये चौथा साल है, क्योंकि 17 के अंदर इसके रूल्स आए और उसके बाद में रेगुलरली ये क्या था कि आपको शायद मालूम होगा कि ये जो फीस जो डिसाइड की जाती है 3 साल के लिए जो है फाइनल होगी, अबाइडिंग होगी। लेकिन ज्यादातर स्कूलों में क्या किया है कि वो 3 साल की जगह मतलब जो है एक बार फीस डिसाइड करने की जगह हर साल फीस बढ़ाई है। तो इसकी वजह से ये एजिटेशन काफी टाइम से चल रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये हाई कोर्ट में भी केस चला है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला है। और जो लास्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मतलब सभी स्कूलों को ये 2016 के फीस एक्ट की पालना करनी होगी। लेकिन अभी शायद ज्यादातर लोगों को, इनफैक्ट पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि ये फीस एक्ट है क्या। और इसकी वजह से जो है हमारी जो अज्ञान है, हमारे को जो जानकारी नहीं है, उसका फायदा स्कूल वाले उठा रहे हैं। अब पेरेंट्स की परेशानी ये होती है कि वो एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब यूनाइटेडली जो है काम करें। और अभी फिलहाल जो हमारे पास में जो उपलब्ध संसाधन उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, इस पे हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। और जो ये सबसे पहले जरूरी है कि हमारे को ये एक्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, इस दोनों के बारे में हमारे को जानकारी हो। और सिर्फ हमको जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखनी है, और भी पेरेंट्स तक उसको पहुंचाना है। इसके लिए आप सबको सामने आना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज जो है उसमें अपने चैट बॉक्स में डालिए और उनके हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं सुमित्रा जी को बोलूंगा, आगे आमंत्रित करूंगा, वो अपनी चीजें रखें सामने प्लीज। नमस्कार आप सभी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ लीगल पैरामीटर्स हैं। आवाज आ रही है जी? उसके कुछ लीगल पैरामीटर्स हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम सब उसकी लीगैलिटी के बारे में, जो एक्ट जो सवालों के घेरे में खड़ा था उसके बारे में, हमारी एज पेरेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में अगर जाने, सोचे, डिस्कस करें तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो निकल सकते हैं और बहुत कुछ है जो वर्केबल भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, वो किस तरह से पेरेंट्स के लिए एडवांटेजेस है, उसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं जो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए बहुत फेवरिंग है, जो शायद हाईलाइट हुए नहीं। तो आज उन एस्पेक्ट्स पे मैं कुछ अवेयर करना चाहूंगी। बेसिकली हमारा ये जो 2016 का एक्ट है, ये चैलेंज हुआ था 2017 की फी डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्कूल्स ने एसएलएफसी बनाई थी। आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं कि फी के हिसाब से एक एसएलएफसी फॉर्म करना बहुत जरूरी है, एसएलएफसी स्कूल लेवल फी कमेटी। तो ये जो कमेटी है वो 10 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी, 3 टीचर्स और 5 पेरेंट्स होते हैं। अब ये 5 पेरेंट्स कैसे चुने जाते हैं, वो प्रोसेस भी आपको जानना चाहिए। जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं उस एक पर्टिकुलर स्कूल के, सारे टीचर्स और सारे पेरेंट्स उस पेरेंट टीचर एसोसिएशन का पार्ट हैं, जिनका भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है। और उस लॉट में से इनवाइट किए जाते हैं कुछ नाम कि कौन से पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे एसएलएफसी का पार्ट बनने के लिए। जब इस तरह का कोई इनविटेशन आता है और आप अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, जायज है, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे और अपना नाम भेजेंगे। लॉटरी सिस्टम के तहत वो 5 नाम ड्रॉ करते हैं
और जब ये लॉटरी होने वाली होती है या जब ये ड्रॉ होने वाला होता है, उससे 1 हफ्ता पहले आपके पास नोटिस आना चाहिए। एज पेरेंट आपके पास नोटिस आना चाहिए कि हम SLFC के लिए जो ड्रॉ निकालने वाले हैं उसके लिए आप इनवाइटेड हैं। उस ड्रॉ में आपको पता चलेगा कि वो 5 पेरेंट्स कौन है SLFC का पार्ट है। अब जब ये 5 पेरेंट्स उस SLFC का पार्ट हो गए और ये 10 मेंबर की कमेटी बन जाती है, तो फिर ये कमेटी वेरियस पैरामीटर्स पे आपस में म्यूचुअली डिस्कशन करके जो फीस डिटरमाइन करनी है, क्या बेसिस पे करनी है, उसके बारे में भी एक्ट में बताया गया है। उन पैरामीटर्स के ऊपर फीस को डिसाइड किया जाता है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटिशंस पेंडिंग थी, पहले फी एक्ट को लेकर और दूसरा जो हम लोग अपील में गए थे, जो अपील गई थी यहाँ से हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोविड-19 के दौरान। सो ये दोनों को क्लब करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स ने ये सबमिट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने 2017 में फीस डिटरमाइन करी है। ये जो फीस डिटरमाइन होती है वो 3 साल के लिए रहती है और 3 साल तक चेंज नहीं हो सकती। तो उनके हिसाब से उन्होंने 2017 में ये फीस डिसाइड करी थी। सो 2018, 19, 1920 एंड 2021 की तीनों साल के लिए ये लागू है, ये स्कूल्स का कहना है। इसका मतलब ये है कि 18, 19, 1920 और 2020 उनके स्टेटमेंट्स देखे या बिना ये चीजें देखे अगर हम कोई ऑर्डर पास करते हैं तो हो सकता है कि किसी ना किसी का राइट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा। सो ये इन्होंने अपने ऑर्डर में भी रिकॉर्ड किया और ये भी कहा किसी जो लिटिगेशन है उसको एक फाइनलिटी देने के लिए या उसको एक शेप देने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी को इससे प्रॉब्लम रहेगी तो इसको एक प्रॉपर शेप देना जरूरी है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास करेंगे जिसमें एक फाइनलिटी नहीं है तो कोई ना कोई बार बार लिटिगेशन में आते रहेंगे और ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो लुकिंग एट दैट उन्होंने जो 15% का डिस्काउंट दिया वो इसलिए दिया क्योंकि उनको ये लगता है कि छोटी स्कूल्स, बड़ी स्कूल्स, हर तरह की स्कूल्स हैं, किसी स्कूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी स्कूल को आर्थिक नुकसान अपना पहुंचे इससे। सो इसलिए उन्होंने 15% का एक ब्लैंकेट ऑर्डर देते हुए ये कहा कि इसके बाद भी स्कूल्स को छूट है कि वो अगर और कम करना चाहे परसेंटेज तो वो कर सकती है। अब स्कूल्स और कम कैसे करेगी फीस का परसेंटेज, इसका तो एक ही तरीका है कि पेरेंट्स जाके स्कूल को अप्रोच करें, अदरवाइज स्कूल उस परसेंटेज को कम नहीं करेगी। सो सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक लेवल पे लाके छोड़ दिया कि 85% तक स्कूल आपसे फीस चार्ज कर सकती है। नाउ it was left up to the parents of that particular school and up to the management of that particular school कि वो इसमें क्या फैसला लेते हैं, can they be considerate enough, जिसका एक एग्जाम्पल शायद SMS स्कूल ने सेट किया कि उन्होंने 25% तक फीस अपनी स्लैश कर दी एंड दे सेड कि हम 75% से ज्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे। सो इसी तरह उन्होंने दे लेफ्ट इट ओपन टू द स्कूल्स एंड इट वाज आल्सो ओपन टू द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में स्कूल्स को फिर भी एक यूनिफॉर्म तरीके से देखा जा सकता है, बट पेरेंट्स कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटा फ्रॉम द सोसाइटी। सो पेरेंट्स को एक एक करके उनकी ग्रीवियंस को रिजॉल्व करना इट्स नॉट इजी, इट्स अपहिल टास्क जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब पेरेंट्स के लिए उन्होंने इसलिए एक बहुत क्लियर रास्ता निकाला या फिर दे गिव एन ऑप्शन कि आप स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन अप्रोच टू द स्कूल ऑन अ केस टू केस बेसिस, एज इन हमारा जो केस है हम वो केस लेके उनके सामने प्रेजेंट हो that for example if I have been unemployed for the entire year and it has been difficult for me to even run my house, then how is it possible that I'll be able to pay the fees। और स्कूल्स को भी ये डायरेक्ट किया गया कि आप उनको बहुत सिंपैथेटिकली कंसिडर करें
आप उनको कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे या बड़े स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स पे नहीं करेंगे, आप उनको सिंपैथेटिकली कंसिडर करेंगे अगर ऐसा कोई केस आता है तो ऑन अ केस टू केस बेसिस। सी क्या होता है स्कूल में, एक स्कूल में पेरेंट्स अगर 10,000 पेरेंट्स हैं जो अग्रीव्ड हैं, तो अगर वो जाते हैं स्कूल के लिए, स्कूल के मैनेजमेंट के लिए इट इज इजी टू हैंडल दोस 10,000 पेरेंट्स। लेकिन अगर हम सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए या हाई कोर्ट पहुंच गए तो उनके लेवल पे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉर्ट आउट करना। दैट इज वाई उन्होंने ये अथॉरिटी स्कूल को डेलीगेट कर दी कि ये हम स्कूल को राइट देते हैं कि वो इसको केस टू केस बेसिस रिजॉल्व करे। दूसरा, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ चीजें, कुछ सेफगार्ड्स डाले, जैसे कि हम बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स ना रोकना, बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन जो एजुकेशन है वो उससे वंचित नहीं करना, उसी तरह से और दूसरी चीजें जहां पे कि बच्चों का हैरेसमेंट ना हो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। तो फीस ना पे होने की वजह से ना बच्चों की पढ़ाई रुकनी चाहिए, ना बच्चों को किसी तरह का हैरेसमेंट फेस करने की जरूरत पड़े। सो इस चीज को भी उन्होंने सेफगार्ड किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करके फीस को 6 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया था और ये बोला था कि आप इनको 6 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिए। लेकिन फाइनल ऑर्डर में उन्होंने इसके लिए भी सेफगार्ड डाला पेरेंट्स के लिए कि अगर कोई पेरेंट वो 6 इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर पा रहे हैं तो भी स्कूल्स उनके बच्चों को ना ब्लॉक करेगी, ना पढ़ाई से रोकेगी, ना उनके एग्जाम के रिजल्ट्स होल्ड किए जाएंगे। So I feel that Honorable Supreme Court has tried to cover as much as possible and protect the back of the parents as much as possible, but it is also the responsibility of the parents to ensure कि order में जो आया है उसके लिए आगे जो हमें steps लेने हैं वो steps लिए जाएं। So it is हमें ये भी देखना है कि जो aggrieved parents है, जो हमारे concerns हैं वो properly address हो। दूसरी ये चीज है कि क्योंकि अब फी एक्ट को अपहोल्ड कर दिया गया है तो फी एक्ट का भी पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि फी एक्ट में हमारे लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, फी एक्ट के हिसाब से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि आज हो सकता है कि 5 पेरेंट्स इस फी कमेटी के पार्ट होंगे, बट अगले 3 साल बाद वो सेम 5 पेरेंट्स नहीं होंगे, कोई और पेरेंट्स होंगे। सो पेरेंट्स को फी एक्ट को लेके भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। उनको ये जानना भी जरूरी है कि स्कूल कौन से हेड्स में चार्ज कर रही है, क्योंकि फी एक्ट के हिसाब से जिस हेड के अंडर इन्होंने फीस डिसाइड करी थी वो उसको चेंज नहीं कर सकते। सो एक बार जो फी डिसाइड हो गई वो अगले 3 साल तक सेम रहेगी और वो चेंज नहीं हो सकती है। So their parents have to be active, they have to be alert and they need to know कि क्या exactly उनका स्कूल का स्ट्रक्चर रहा है, क्या फी स्ट्रक्चर रहा है और अब क्या है। So when it comes to percentage या जितना परसेंटेज हमें अभी कंसेशन मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 15% का अभी हमें कंसेशन मिला है। पेरेंट्स अपने पर्टिकुलर स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं और कम, अगर वो चाहते हैं कि और ज्यादा कंसेशन मिले तो वो उसके ग्राउंड्स को बताते हुए स्कूल्स को अप्रोच करें, उनको लेटर्स लिखें और उनसे कहें कि वो इसको कंसिडर करें। इसके सिवाय ग्रुप बना के करने के सिवाय इंडिविजुअल पेरेंट्स जिनकी बहुत ज्यादा आर्थिक सिचुएशन में इश्यूज है या खराब है, वो इंडिविजुअली भी स्कूल्स को जाके रिप्रेजेंटेशन दें और उनको बताएं कि हमारी ये इशू है जिसकी वजह से हम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो स्कूल्स विल हैव टू कंसिडर दिस सिंपैथेटिकली। If anybody has any questions, I'd be happy to take those. मैडम, मैं थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स को और थोड़ा सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें टेक्निकल हैं जो कि पेरेंट्स जनरली नहीं समझ पाते, तो मैं इसी सारी चीजों को ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो 85%, इसमें 2 क्वेश्चंस भी थे जो मैं जिनका जवाब भी देना चाहूंगा कि विशाल जी ने पूछा है कि ये 85% है या 0 से 85% के बीच में होगा, तो मैं जवाब दूंगा इसका कि ये 0 से 85 ही होगा, क्योंकि 85 अपर मोस्ट लिमिट है ना। ये पेपर 85% जो है अपर मोस्ट लिमिट है, और ये तब है जबकि कोई स्कूल ने SLFC बनाई है, 2016 के फीस एक्ट की पूरी तरह से पालना की है, तब वो 85% ले सकता है। इसलिए ये जो हाईएस्ट लिमिट है वो स्कूल के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। एक क्वेश्चन और था कि क्या पेरेंट्स जो है इसके लिए वो कर सकते हैं, जो ये अभी तक मेरे सामने आया है वो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि क्या पेरेंट्स उसको चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इंडिविजुअली पेरेंट्स को लिबर्टी दी गई है कि वो स्कूल के अंदर जाएं, तो अगर मान लीजिए उनकी बात को सुना नहीं जाता है तो वो वहां जा सकते हैं। बहरहाल अभी इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि नंबर 1, आपके स्कूल के अंदर फीस एक्ट की पालना होनी चाहिए। फीस एक्ट के अंदर क्या है कि पीटीए है, पीटीए का मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, हर एक पेरेंट उसका मेंबर है। उनमें से 5 पेरेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लॉटरी के बेसिस पे। अगर आपके पास में नोटिस आया है कि आपके जो है स्कूल के अंदर एसएलएफसी बनाई जा रही है, उसके लिए आपसे 50 रुपए लिए गए हैं और मतलब आपको उसका बाकायदा रसीद दी गई है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो जो है अपना जो है इश्यू किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने काफी हद तक उसको जो डिस्कस किया है, और आगे हम वीडियो और भी जारी करेंगे सो दैट आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ पाए। लेकिन बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं हम आपको कि पीटीए का हर एक पेरेंट जो है मेंबर है, उसके अंदर से 5 पेरेंट जो लॉटरी से सेलेक्टेड हैं वो जो एसएलएफसी के मेंबर होंगे। एसएलएफसी का मतलब हो गया स्कूल लेवल फीस कमेटी। जैसा भी मैडम ने बताया कि कई पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, एक्ट के अंदर भी कुछ दिए गए हैं पैरामीटर्स और रूल्स में भी दूसरे पैरामीटर्स दिए हैं। उन सबको देखते हुए कि पिछले साल स्कूल ने कितना खर्चा किया, इस साल कितना खर्चा है, आगे क्या उनके खर्चे होने के चांसेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो वो एसएलएफसी जो है उसको डिसाइड करेगी, जिसमें पेरेंट्स 5 होंगे और 5 स्कूल मैनेजमेंट के लोग होंगे। अगर ये इस तरीके से आपको मालूम है, आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपके स्कूल में एसएलएफसी बनी है और उसने ईमानदारी से काम किया है और जो है सही तरीके से काम किया है, तो वो फीस लागू होगी। और इसके अलावा कि 3 साल तक आपकी फीस नहीं बढ़ेगी। अगर इन्होंने इस बीच में भी अगर फीस जो बढ़ा दी है, यानी लगातार 3 साल बढ़ाई है, 1 साल भी और बढ़ा दिया है, तो उन्होंने इसका मतलब है उस एक्ट का वायलेशन किया है। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में आपको सारी चीजें बताई है। और अब आपके कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछें। थैंक यू सो मच सुशील जी एंड सुमित्रा मैम। मैं 1 बाय 1 रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं सभी को 1 बाय 1 रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। सबसे पहले एक अभिभावक है हमारे साथ, श्रीमान विकास जेठानी जी, तो उनको अलाउ करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। विकास जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर मेरी एक्चुअली में एक नहीं 3-4 क्वेश्चन है, और पहला फैक्ट तो मैं सुमित्रा जी को एड्रेस करूंगा। सुमित्रा जी, आपने कहा कि उदारता का परिचय दिया एसएमएस स्कूल ने, तो मैं आपको बता दूं मैं एसएमएस से पास आउट हूँ। एसएमएस ने पेंडेमिक से पहले 30% फीस बढ़ाई और उसके बाद उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम था एसएमएस की तरफ से। दूसरा, हमारी सरकार ने एक दिया कि साहब जिसके पेरेंट्स मर जाएंगे उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। तो कई पेरेंट्स हैं जो मरने की कगार पे ही हैं, धंधे जीरो हैं, तो क्या फीस माफ करवाने के लिए मरना जरूरी है ना। दूसरा, आपने बोला साहब ये लॉटरी से कमेटी बनेगी, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लॉटरी पब्लिकली डील करी जाएगी? क्या गारंटी है कि फेयरली लॉटरी डील करी जाएगी और पेरेंट्स निकलेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल के एसएलएफसी कमेटी का मेंबर हूँ। कैसे बना कि मैं मेरी बेटी की फीस जमा कराने गया था और एक जना आके बोलता है सर आपको हमने मेंबर चुना है, आइए। साइन कराया और हो गया। और दूसरा, आपने बोला कि कोर्ट ने बोला है कि साहब निकाल नहीं सकते या उनका रिजल्ट नहीं रोक सकते। बहुत सारे स्कूल्स ने रोक रखा है, पेरेंट्स को मेंटली हैरेस करा है। कुछ स्कूल्स ने तो लिटरली वर्बली अब्यूज करा है पेरेंट्स को और बच्चों को। तो उसके अगेंस्ट कहाँ जाएगा अकेला पेरेंट जिसके पास खाने के पैसे नहीं हो? कोर्ट में क्यों करे दायर? कोर्ट को क्या ये प्रोविजन नहीं देना चाहिए कि साहब इस तरह के केसेस हमारा पब्लिक सॉलिसिटर फ्री में लड़ेगा आपके लिए, और एक कॉम्पिटेंट आदमी? बिल्कुल विकास जी, आई कम्प्लीटली अग्री विथ योर कंसर्न, और मेरे को आपका गुस्सा और ये भी जायज ही लगता है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर कह रहे हैं कि एसएमएस ने इसकी 30% फीस इंक्रीज करी और उसके बाद 25% डिस्काउंट दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर एसएमएस ने अपनी फीस अब इंक्रीज करी है तो ये बहुत गलत बात है। 2017 में जो फीस डिसाइड हुई थी वही लागू होनी चाहिए थी अगले 3 साल तक। वो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते थे। अगर इन्होंने इसको चैलेंज कर रखा था फी एक्ट को, तो दैट मीन्स कि वो फी भी वहीं फ्रीज हो गई थी जो 2017 में डिसाइड हुई थी।
अब 2017 में फीस सही से डिसाइड हुई थी या नहीं हुई थी, आपको जिस तरह से पता चला कि आप मेंबर बन गए हैं सडनली, तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि SLFC कब बन रही है, कैसे बन रही है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, इसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। बेसिकली आज का सेशन पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए ही था कि पेरेंट्स को पता हो कि SLFC कैसे बनेगी, कैसे डिटरमाइन होगी। अब तक तो फी एक्ट चैलेंज हो रखा था, इसीलिए शायद हमने किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि इस पे डिसीजन आ चुका है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि एग्जैक्टली क्या है प्रोविजन हमारे लिए, क्या रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और किस तरीके से ये होना चाहिए। और मित्रा जी, वो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी भी स्कूल्स हैरेस कर रहे हैं बच्चों को, राइट, मैं उससे क्लासेस से निकाल रहे हैं, रिजल्ट्स रोक रहे हैं, और मेरे जैसे हैं, मैं जाके लड़ लेता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लिटरली वर्बली अब्यूज किया है। और ये पिछले साल का ही नहीं, इस साल भी इन्होंने, जैसे MPS है, इस साल उन्होंने 20,000 रुपए फीस बढ़ाई है, विच इज प्रैक्टिकली 54% ऑफ देयर एक्चुअल फीस, है ना। तो इस साल भी फीस क्यों बढ़ाए? कोई पेंडेमिक डिफरेंट तो है नहीं पिछले साल से इस साल से। राइट। सो अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है कि पेरेंट्स के साथ वर्बली अब्यूज किया है, फीस को बढ़ाई है, रिजल्ट्स को रोका है, बच्चों को ब्लॉक किया है, तो ये सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट होगा। मैम कहाँ जाएं इसके लिए? कहाँ जाएं? पुलिस एक्शन लेती नहीं है। जब पुलिस के पास FIR करने जाते हैं तो कहते हैं हमारा काम नहीं है। कंटेम्प्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट ही जाएंगे, हम कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें, इसका कोई भी प्रूफ है आपके पास, आपको वो प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए और डेफिनेटली हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट केस टू केस बेसिस सुनेगी। कंटेम्प्ट में अगर ये जाके कह दे कि ये स्कूल इस तरह से कंटेम्प्ट कर रही है तो वो उसको सुनेंगी नहीं। इस स्कूल में कौन से मैनेजमेंट के आदमी ने, जिनका क्या नाम है, उन्होंने इस तरह से किया है, हमें we'll have to go very individually in this. But I'd be very honest with you, the management doesn't come forward. What Right. they are doing is they are putting the teachers forward, they are putting their lower staff forward, which is actually misbehaving. And Right. you know, the waterfall doesn't flow the reverse way. तो ऊपर से गिरता है, जो उनको बोलते हैं वो कर रहे हैं। I understand. तो बेसिकली हम उन्हीं के नाम के साथ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गए और कोई एक मैडम अनीता आपसे मिली फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने बदतमीजी करी है, तो हम उनके अगेंस्ट लगाएंगे दैट शी फ्रॉम द स्कूल। यू अंडरस्टैंड? तो ये हो सकता है कि आज के टाइम पे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटिशन, देयर विल बी लाइक 15,000 कंटेम्प्ट पिटिशंस, बट यू विल हैव टू गो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। So is there a lawyer? Is there a particular lawyer that we have designated or somebody? See, I have been in and out of the court cases, you know, and I am so sorry to say, but 90% of the lawyers sitting in there are no less than clerks. There are very few competent lawyers who would actually walk up to the judge and speak to him. नहीं तो अंकल जज का कॉन्सेप्ट चलता है अपने यहाँ पे और अंकल लॉयर्स का चलता है. So is there a competent lawyer who would help the parents at a very nominal cost and guide them properly? क्योंकि अभी तो जब स्कूल की फी भरने के पैसे नहीं तो लॉयर की फीस तो कहाँ से भरेंगे हम लोग? I completely understand your point. इसके लिए you know that we have legal aid, और legal aid के भी कुछ criteria हैं, but right now we can approach the legal aid. We can probably start writing to the education director and keep the copies of that. I will try to help कि एक इस तरह का format आ जाए contempt का, जो parents अपने दम पे भी इसको लगवा सके, as in आप उसमें fill कीजिए चीजें और उसके बाद it can be filed. That will be so amazing if you can give us the contact details and the format in which the contempt should be filed, and we can do it from the vicinity of our homes. Right. So उसके लिए important ये है कि आपके पास proof सही होना चाहिए, as in you have the proof of it, because without proof or without any documentary evidence, it will be very difficult for you to prove your case. सुमित्रा जी, प्रूफ तो सबके पास है, क्योंकि जब पहली बार हाई कोर्ट ने बोला था कि 70% फीस लेनी है ट्यूशन फी एलिमेंट की, तो इन सारे के सारे स्कूल्स ने जो 1 लाख में से 30,000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फी बताते, उन्होंने पूरी की पूरी 1 लाख ट्यूशन फी बता के सबको सर्कुलर्स भेज दिए थे. So that is manipulative. अगर वो है तो इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, फिर तो इनको कुछ भी फीस देना नहीं बनता है. Exactly my point. तो वो प्रूफ तो सबके पास, सब पेरेंट्स के पास होंगे. From the Supreme Court order, then it is contempt. These are manipulative practices. ये हो सकता है कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो डेफिनेटली ये पूरे पेरेंट्स को शायद कोर्ट बोले कि कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है.
मैम हमारे पास तो सारे प्रूफ्स हैं ये। देखिए जेठानी जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये प्रूफ्स हमारे, देखिए ये जो अभी हुआ है, हम इसके लिए आगे भी प्रोसीडिंग्स जो चालू है हमारी, और उसके लिए हम इन सब चीजों को हम यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये अंत नहीं है, अभी ये स्टार्ट है, ये मान के चलिए। क्योंकि अभी जैसे कुछ एक सवाल है जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा कि एक रितेश जैन जी ने पूछा है कि क्या 2016 का एक्ट लागू सभी स्कूलों पे लागू होता है, तो उसी के अंदर इसका भी जवाब आ रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा ये कहा है कि ये स्कूल जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 85% फीस के लिए भी तब कहा गया है जबकि वो पूरा का पूरा इसको एसएलएफसी को बनाया उन्होंने, इसको 2016 के एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट के अंदर उसको लागू किया हो। अगर नहीं किया है तो 85% वाली जो अपर जो लिमिट है वो उनके ऊपर लागू नहीं होती है। हो सकता है जैसा कि अभी सुमित्रा मैडम ने भी बताया कि वो कंटेम्प्ट में आता है। तो हमको सब ये चीजें करनी होंगी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, हमारे को अपनी इंडिविजुअल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और लड़ने वाला नहीं है। तो अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये 2016 का एक्ट किसी भी स्कूल पे, भले वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी बोर्ड से एफिलेटेड हो, भले गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, सब पे लागू होता है। तो इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे काम के हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी यही कह रहा हूं कि ज्यादातर स्कूलों ने, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी स्कूल, सिंगल स्कूल, उन्होंने इसका एक्ट का वायलेशन किया है। और उसके लिए हमारे को खुद को मालूम होना चाहिए कि हमारे स्कूल में क्या क्या कमी रही है, तो हम उनको मिलकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और था कि क्या जो है किसी मेंबर ने शायद करण जी ने पूछा है कि क्या मैं एसएलएफसी का मेंबर नहीं हूं और मैं एसएलएफसी को चैलेंज कर सकता हूं। बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पहले क्या था कि देखिए जो ये एक्ट था इसके अंदर कुछ जो कमियां हैं और अभी भी हैं वो बदस्तूर हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि डीएफआरसी वगैरह बननी थी, ये मालूम हो कि डीएफआरसी को कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुआ, रिवीजन कमेटी है सच कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए कोर्ट ने आपको लिबर्टी दी है कि इसके अंदर अगर बाय द वे आपके एसएलएफसी बनी नहीं है या अगर बनी है फेक बनी है तो आप उसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, सॉरी मैं सुमित्रा जी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस मेरी निगाह में थे जो कि बताना जरूरी था, है ना, कि स्कूल जो एसएलएफसी की पालना नहीं कर रहे हैं, एक सवाल है सचिन जी का। तो डेफिनेटली हम यही कह रहे हैं कि अगर स्कूल ने किसी भी तरीके से इस एक्ट का वायलेशन किया है, वो छोटा हो या बड़ा हो, इसका मतलब वो ऑथोराइज नहीं है 85% फीस लेने के लिए। और वो चीजें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये मतलब जो आपके पास में पूरी इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और एक जैसे कि जो हर साल फीस बढ़ रही है तो वो गलत है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि 2016 के एक्ट को उन्होंने अपहोल्ड किया है, इसका मतलब, और एक्ट कहता है कि 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी। अगर 3 साल में अगर उन्होंने एक बार के अलावा दूसरे साल भी अगर फीस बढ़ा दी तो ये एक्ट का वायलेशन है। एसएलएफसी नहीं बनाई है तो एक्ट का वायलेशन है ना। उन्होंने अगर एसएलएफसी ने बिना देखे अगर वो कर दिया है, आपके नॉलेज में है कि भैया उन्होंने स्कूल वालों से मिली भगत करके कर दी, ये फीस डिसाइड कर दी, तो ये वायलेशन है आपके पास। और जो आप ज्यादा बेटर जानते हैं कि आपके स्कूल के अंदर क्या क्या वायलेशंस हुए हैं, तो उन सब का आपको प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी मैं अभी रितेश जैन जी को अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, उनका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज एड्रेस करें। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर, जैसे हम लोग स्कूल में बात करने के लिए गए थे पर्टिकुलरली फीस अधिनियम का देखने के लिए, भाई आप इसको आप फॉलो कर रहे हैं नहीं, हमारे को एसएलएफसी कमेटी के बारे में हमारे को बताइए। तो स्कूल वालों ने हमारे को लीगल ड्राफ्ट बताया और वो बोल रहे थे कि भाई हम लोग जो मिशनरी स्कूल हैं माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं और ये हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है। ऑल्दो आई एम ए मेंबर ऑफ पेरेंट्स कमिटी, तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों के ऊपर किसी भी कोई भी तरीके का एक्ट लागू नहीं होता है। तो हमने बोला कि चलो हम भी इसका पता करते। तो माय क्वेश्चन इज ओनली दैट इज इट ये लागू होगा या नहीं होगा उन पे? देखिए यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर बाय द वे इनको माइनॉरिटी स्कूल्स को, जैसे जिसमें आपने कहा कि एनसेलम को लेंगे, जेवियर्स को लेंगे, सूफिया को लेंगे, एमिनुअल मिशन को लेंगे या सेंट मैरी को लेंगे या कोई भी स्कूल्स हैं, इन सब पे लागू होता है, क्योंकि कोर्ट ने किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दिया है।
आप ध्यान रखिए। ये जो बेवकूफ बना रहे हैं माइनॉरिटी स्कूल्स वाले, वो बोलते हैं कि भाई हमारे को जो इसमें पूरी प्रिविलेज है, हमारे पर कोई एक्ट लागू नहीं होता है। बाकायदा अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बाकायदा उनको लिखता कि इनके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी ये ब्लैंकेट जो है ऑर्डर है, आपको ध्यान रखिए कि वहां कोर्ट ने क्या कहा है, 85% हाईएस्ट लिमिट दी है। तो कोई भी स्कूल होगा, और ये एक्ट के अंदर भी बाकायदा लिखा हुआ है कि सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, उसमें अगर लिखा जाता है तो स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि ये चीज इन पे मैं जो सुमित्रा जी से आगे इसमें बुलाऊंगा कि जो मैंने कहा वो सही है। बिल्कुल, जो राजस्थान स्कूल फी एक्ट है वो सारे स्कूल्स के ऊपर लागू है। आप देखेंगे हाईकोर्ट में एक पार्टी थी कैथोलिक स्कूल्स एसोसिएशन, तो वो भी एक पार्टी थी इसमें। तो ये जो ऑर्डर आया है ये इनके ऊपर भी लागू है। 85% अपर लिमिट है और बाकी पेरेंट्स जा सकते हैं केस टू केस बेसिस अपना रिप्रेजेंटेशन देके, वो केस टू केस बेसिस भी उनसे और डिस्काउंट ले सकते हैं, एज इन और रिड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। और एज पेरेंट्स भी आप अप्रोच करके उनको कह सकते हैं कि वो 85 से और कम करे परसेंटेज, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की भी छूट दी थी। हमने सर बात की थी स्कूल में पर्टिकुलर इसके लिए कि भाई हमने एक बार म्यूचुअली अपन लोग भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए एक बार अपन म्यूचुअली स्कूल से बात करते हैं कि भाई जो भी हो लास्ट ईयर का 70% जैसे आपने लिया था वैसे ही अगर इस साल भी कर लें। तो उन्होंने बोला चलो हम मैनेजमेंट में बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यस्टरडे आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम प्रिंसिपल एंड शी टोल्ड मी दैट कि भाई इस साल हम कुछ नहीं करने वाले हैं और आपको 100% जो फीस है वो देनी है। अगर मान लो स्कूल नहीं खुलते हैं तो उस केस में हम देखेंगे जो डेवलपमेंट फीस और स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, लैब फीस है, इनमें कुछ रिडक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं, अभी तो सभी पेरेंट्स को 100% जमा कराना। लेकिन सर प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम ये आ रही है, फीस सभी लोग नहीं जमा करा पा रहे हैं अभी। मतलब कुछ पेरेंट्स है जो वो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि भाई हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम लोग तो कुछ भी जमा नहीं करा पाएंगे। अगर स्कूल कंसीडर करता है कि भाई 50% या 70% है तो हम लोग दे सकते हैं या सोच सकते हैं। अभी सर क्या करना चाहिए? हम जैसे पेरेंट्स कमेटी के मेंबर है तो हम लोगों पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि भाई आप लोग कुछ बात करो। देखिए मैं 1 मिनट के लिए बीच में इंटरफेयर करूंगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। ध्यान रखिए कि आपने स्कूल मैनेजमेंट से क्या बात की है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आपके पास में हर चीज का लीगल प्रूफ होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट करें, स्कूल को लेटर लिखें। राजस्थान अभिभावक संघ ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है लेटर अपलोड कर रखा है। आप वो लेटर्स उनको बाकायदा रिटर्न में भेजें, उनसे रिटर्न में जो है रिसिप्ट प्राप्त करें, वो जवाब देते हैं। तो आज आप और मैं क्या बात करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपको लिख करके दे दिया उसकी वैल्यू होगी। अगर कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा तो मैंने आपसे क्या बोला, आपने मेरे से क्या जवाब दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो लेटर काम करेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्कूलों में उस लेटर को भेजें और उसका क्या जवाब आता है। अगर जवाब आता है तो, और जवाब नहीं आता है, दोनों ही खुद में जवाब होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा मैं एक एड्रेस करना चाहूंगी यहाँ पे, जो आप ये कह रहे हैं कि इस साल की फीस जो 21-22 की फीस है, अब 2017 में स्कूल अगर कहते हैं कि हमने SLFC बना के 2017 में फीस डिसाइड करी थी, तो वो अगले 3 साल तक लागू होती, जो कि 2021 तक लागू होती, राइट। अब अगर उनको 21-22 के लिए फीस बढ़ानी है या जो भी उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए बकायदा एक SLFC फॉर्म होनी चाहिए थी और ये फीस पहले से नोटिफाई होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं हुई है तो वो फीस कैसे बढ़ाएंगे? वो इसमें फीस नहीं बढ़ा सकते। दूसरा एक और क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि स्कूल्स हर साल 10% फीस बढ़ा रहे हैं। वो जो स्कूल्स हर साल 10% फी बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स है इसके। जो हमारा फी एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है कि किसी सिचुएशन में जहाँ पे कि शायद कोई पेंडेंसी है डिसीजन लेने में, कहीं पे कोई ऐसा झगड़ा हो रखा है और कोई डिसीजन पे नहीं उतर पा रहे हैं, तो ऐसे में SLFC की जगह हर साल वो 10% अपनी फीस इंक्रीज कर पाएंगे। बट क्योंकि एक तरफ स्कूल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एडमिट किया है कि 2017 में हमने SLFC बनाई थी और हमने फीस डिसाइड करी थी, तो 2021 तक तो वो फीस बढ़ा ही नहीं सकते थे। अगर आपके पास इसके प्रूफ है कि उन्होंने हर साल फीस बढ़ाई है, तो देन यू शुड डेफिनेटली शेयर दैट विद अस सो दैट उस पर एक्शन लिया जा सके। दूसरा, अगर 21-22 की फीस उनको बढ़ानी है तो उनको उसके लिए SLFC फॉर्म करनी चाहिए थी पिछले साल और उसके बाद उस पर डिसीजन होना चाहिए था। अगर वो इस साल SLFC फॉर्म करते हैं तो ये फी अगले साल के लिए डिसाइड होगी।
ये फी इस साल के लिए डिसाइड नहीं हो सकती, तो वो किसी भी हाल में इस साल की फीस ऐसे नहीं बढ़ा सकते। अगर वो 10% बढ़ाते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने SLFC फॉर्म कर रखी है, तो दूसरी तरफ वो 10% फी हर साल नहीं बढ़ा सकते। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर स्कूल। क्या उसमें SLFC थी, क्या उन्होंने यही कहा है कि वो पिछले 3 साल से SLFC से बनाई हुई, या उन्होंने जो फीस प्रपोज करी थी वही फीस अप्लाई कर रहे थे, या फिर वो हर साल 10% वाली फीस बढ़ा रहे थे। सो सी दिस इज कंसर्निंग 36,000 स्कूल्स। सो आपको यहाँ पे अवेयर रह के देखना पड़ेगा कि आपकी स्कूल की क्या सिचुएशन है और आपका स्कूल कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, SLFC या नॉन SLFC या 10% इंक्रीज वाली। सो यू विल हैव टू डिसाइड दैट अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर किसी का कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड नाउ रेखा साखला मैम ने रेज हैंड किया हुआ है। आई एम अलाउइंग टू अनम्यूट हर। मैम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल, जैसे जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन मतलब स्कूल डिस्कस कर सकते हैं और फीस के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन स्कूल इस मैटर में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले तो पूरी कि आपकी इतनी फीस है, इतनी आपको पे करनी है। हमने स्कूल में बोला है कि मैम हम फीस पे नहीं कर सकते इतनी, हम अपने हिसाब से कोई छोटी स्कूल में डालना चाहते हैं बच्चों को, तो आप टीसी दे दीजिए। तो टीसी एप्लीकेशन भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं, आप पहले पूरी फीस पे करिए उसके बाद आपको टीसी मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट सजेशन रेखा जी, आप जब भी स्कूल जाएं बात करने के लिए तो रिटर्न में अपना एक वो डॉक्यूमेंट ले जाएं, जो भी आप बात करना चाहते हैं वो पेपर पे हो, उस पे एक रिसीविंग ले लीजिए। और नहीं, वो कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं मैम, कोई वो मना receipt- कर, नहीं रिसिप्ट नहीं देते कि हम कोई रिसिप्ट नहीं देंगे आपको। उसके ऊपर साइन आप जो भी लेटर ले जाते हैं उसकी 2 कॉपीज ले जाइए, एक उनको दीजिए और अपने वाले पे उनसे डेट और साइन ले लीजिए कि आज इस पे साइन कर लीजिए कि हमने आपको ये लेटर दिया है। मैम वो हमारा लेटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और रिसिप्ट भी नहीं दे रहे। मैंने टीसी के लिए एप्लीकेशन दिया तो मैम ने मुझे ही वापस दे दिया कि आप ले जाओ, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पहले आप अपनी फीस पूरी पे करिए और दूसरे 100% फीस पूरी वो पे आपको मना नहीं कर सकते हैं, टीसी के लिए आपको नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे प्रेसिडेंट जजमेंट्स हैं, इवन दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। टीसी के लिए वो आपको नहीं रोक सकते हैं। टीसी के लिए एट द मैक्सिमम ये हो सकता है, एट द मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ जो हो सकता है, वो टीसी आपको दे और फीस के लिए शायद कोर्ट में आपके अगेंस्ट डाल दे कि हमारी ये रिकवरी पेंडिंग है। उसके सिवाय वो रोक नहीं सकते बच्चे का फ्यूचर, दे कैन नॉट पुट इट इन जेपार्डी। सो बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते और आपको टीसी के लिए नहीं रोक सकते हैं। तो मैम उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? स्कूल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने मेल भी किया है उन्हें, तो उसका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं। हाँ, तो ये फिर कंटेम्प्ट में जाएगा, इसको हम कंटेम्प्ट में डालेंगे। सो जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आ रही है उस हिसाब से तो इट्स लाइक कंटेम्प्ट की ही प्रोसीडिंग्स हमारे पास बच जाती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जहाँ पे कि स्कूल्स को अगर हमें कुछ, आप उनको एक बार और ईमेल लिख दीजिए ये कह के कि इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी देन आई विल हैव टू इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू। अगर आप वही चाहते हैं तो मैं आपको 2 दिन का या 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। नहीं करते हैं तो देन वी गो अहेड विद द कंटेम्प्ट। मैम जो ईमेल है वो एविडेंस रहेगा मेरे पास, जो मेल किए हैं मैंने वो एविडेंस है। बिल्कुल। मैं ओके मैम, थैंक यू। मैं 1 मिनट और रेखा जी मैं आपका जवाब और देना चाहूंगा कि इसमें आप देखिए, पहली बात तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिख के दीजिए। इसके अलावा SCPCR यानी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पे भी आप लेटर लिख करके दे सकती हैं, सो दैट आपके पास हो जाए, सारे प्रूफ्स हो जाएं कि गवर्नमेंट ने अपनी जो इंक्वायरी की है और स्कूल वाले उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में आपके लिए कोर्ट का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। आप अगर बाय द वे होगा, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपसे, इसमें NCPCR का मतलब हो गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने बाकायदा ये ऑर्डर दिया हुआ है कि जो फीस का जो इशू है वो पेरेंट्स और जो है स्कूल मैनेजमेंट के बीच का है और इसके लिए बच्चों को किसी तरीके से सफर नहीं करना चाहिए, तो उसको आप मेंशन करके लिख करके दे सकते हैं। और जो है इसके बाद में स्कूल वाला आपको टीसी के लिए मना नहीं करेगा, और अगर मना करता है तो वो कई तरीके के, जो जैसे अभी मैडम ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का भी जो है इसमें जजमेंट आया हुआ है NCPCR की गाइडलाइन से, तो इस वजह से स्कूल वाले ना तो आपको टीसी के लिए रोक सकते हैं, और बाय द वे हद से अधिक होगा, अंतिम उनके पास हथियार क्या होगा कि वो आपके खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर सिविल सूट दायर करें, उनके पास अंतिम ये होगा, इसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है। जी ठीक है। एक तो सर मुझे NCPCR में लेटर लिखना है, एक एजुकेशन मिनिस्टर को,
नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं लिखना है आपको। एक तो ये लेटर लिखना होगा डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और एक Okay. डायरेक्टर एजुकेशन को लिख सकते हैं, और एक तीसरा जो है आपका हो गया एससीपीसीआर को, जिससे मैंने कहा जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसको। ठीक है, ठीक है। वो आपकी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, वो स्कूल को जो है बोलेंगे कि आप इनके लिए जो है इनको टीसी दीजिए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, तो अभी कहां से देंगे ये। और अगर भाई वो ठीक नहीं है। करते तो फिर आपके पास में दूसरे रास्ते हैं। हम उस पर फिर भी एक जो है आप एक काम करिएगा कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो आप राजस्थान विभाग संघ का जो है ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक का है, और जी। या फिर आप फोन करके भी हमको और मालूम कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली और गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अभी हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हमको सबका जवाब देना है, तो प्लीज, जी है सर, ना, कोई थैंक जरूरत यू सर। होगी तो आप एक काम ओके। करिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जी सर, 907 907 960 960 29 29 78। 78। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। हाँ, अब कोई क्वेश्चन हो आप बाद में कर लीजिए, अभी सबको हमको cover ओके करना सर, ओके सर, थैंक यू सर। है। ओके, सुशील सर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। कई पेरेंट्स ने ऐसा किया है कि अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिट करवा दिया है, और उन स्कूल्स में विदाउट टीसी अभी एडमिशन भी हो गया है, लेकिन जैसे ही जुलाई में स्कूल ओपन हुए हैं, उन स्कूल्स ने पेरेंट्स पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप अपने पिछले स्कूल की टीसी लाके जमा कराइए। तो वहां पर जाकर के भी पेरेंट्स के सामने ये दुविधा खड़ी हो गई है कि पिछला स्कूल टीसी देगा नहीं, और नया स्कूल उनके ऊपर टीसी का दबाव बना रहा है। तो उस सिचुएशन में वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य उनको अंधकार में नजर आने लगा है। तो उस सिचुएशन में वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि इसका जवाब अगर मैडम दे पाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, कानूनी पहलू से अवगत कराएं पेरेंट्स को। पहली बात तो टीसी रोक नहीं सकती स्कूल, अगर स्कूल ने ये टीसी रोका है वो गलत है। दूसरी, स्कूल अगर इस चीज के बारे में अवेयर थी कि उनके पास टीसी नहीं है और ये सिचुएशन है और उन्होंने फिर भी उसको एडमिट किया, तो सही किया एडमिट करके। फर्स्टली उन्होंने सही किया उनको एडमिट करके, क्योंकि बच्चे की स्टडीज किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, टीसी के लिए फोर्स करने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है बिकॉज टीसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जस्ट टू प्रूव दैट द चाइल्ड वाज इन अ रेगुलर एजुकेशन, कि वो पिछले साल इस ग्रेड में थे और नाउ ही इज इन दिस ग्रेड, राइट। सो टीसी के लिए वो फोर्स करे उसका कोई मतलब नहीं है। टीसी के लिए एडमिशन कैंसिल होना भी नहीं चाहिए, और टीसी रोकना वो गलत है। सो जिस स्कूल ने रोका है उसके अगेंस्ट डेफिनेटली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बनती है, बट जो स्कूल अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है तो आप उनको क्लियर कर दीजिए कि आपने बिना टीसी लिए स्कूल में एडमिट किया था, एंड टीसी इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट टू प्रूव क्या है। उसके लिए मैं अगर आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ या रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो दैट शुड बी क्लियर कि वो इस स्टैंडर्ड में था एंड द चाइल्ड शुड बी इन दिस स्टैंडर्ड नाउ। सो जिस टाइम लीगली मेरे पास ये टीसी आ जाएगी, आई एम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट स्कूल, और जिस टाइम मेरे पास लीगली ये टीसी आ जाएगी उस टाइम मैं आपको सबमिट करवा दूंगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 8th क्लास तक आरटीई एक्ट सभी स्कूलों पे लागू होता है, और इस जो है क्योंकि आरटीई एक्ट के मुताबिक जो है 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को आप ना तो क्लास से बाहर निकाल सकते हो ना उनकी टीसी रोक सकते हो। ठीक है, तो आप बाकायदा, जिसमें जैसे अभी मैडम ने कहा कि जिस स्कूल में एडमिशन ले लिया उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये स्कूल वालों की आपस में कॉल्यूजन है कि वो चाहते हैं कि भैया एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करना, तुम मेरे हाथ दो मैं तुम्हारे हाथ दूंगा, तो वो तरीका है। तो इसके लिए अगर आप एडमिशन ले लिया है तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली अप टू 8th क्लास। नाउ नेक्स्ट प्लीज। ओके, थैंक यू। विशाल गहलोत जी हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। विशाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ सर, हाँ, अपना क्वेश्चन। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी जितनी भी बातें बताई गई है, स्कूल कोई भी नियम वो रूल नहीं कर रहा है, वो उसने क्लासें बंद कर दी है, वो प्रमोट कार्ड नहीं दे रहा है, वो टीसी नहीं दे रहा है, ठीक है। पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है, वो सभी जानते हैं। एक बिल्कुल तुरंत प्रभाव से कोई ऐसी चीज हो जो पेरेंट्स को राहत दे, क्योंकि स्कूलों ने क्लासें चालू कर दी है, बहुत से पेरेंट्स और बच्चे इस डिप्रेशन में है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो रही। तो ऐसी कोई चीज हो जो तुरंत प्रभाव से पेरेंट्स के लिए हित में हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
तो अपन क्या उस ऑर्डर की कोई बैनर स्कूल में लगा सकते हैं कि ये रूल्स फॉलो करने हैं, ताकि हर पेरेंट्स उसको पढ़ सके? देखिए, स्कूल जो है, स्कूल के अंदर आपकी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। अगर हम लीगली खुद की भी पोजीशन को हमको देखना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमको मुंह जबानी कुछ नहीं, हमको स्कूल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना, कागज बोलते हैं। मतलब आप देखिए कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तो आप स्कूल को लेटर लिख के तो वो भेजिए, रिसीव ही नहीं कर रहे कोई भी पेपर। कोई बात नहीं। आप जो बाई मेल भेजिए, आप उसको जो है बाई रजिस्टर्ड एडी भेजिए। अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो वो, मैंने जैसा कहा कि जवाब ना देना खुद में एक जवाब है। ठीक है, आप आगे की प्रोसीडिंग तब कर पाएंगे जब आपने पहले का स्टेप उठाया। अगर आपने पहले का स्टेप ही नहीं उठाया तो आप आगे का स्टेप कैसे उठाएंगे? आप बाकायदा रिटन में दीजिए, वो बाई मेल हो, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट हो, या कैसे भी हो। अब आप इसमें ये कीजिए कि आप इसमें कॉपी करने लग जाइए डायरेक्टर एजुकेशन को ईमेल में और एनसीपीसीआर को, और एक रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भी भेज दीजिए इन तीनों जगह। इन द मीन टाइम जो आज जिस तरह से प्रॉब्लम सामने आई है, मुझे ये लगता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज समथिंग दैट वी शुड लुक एट। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए पेरेंट्स को आगे आना चाहिए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास है उसको लेके, ताकि इसको एक बड़े लेवल पे हम ले जा सके कोर्ट के सामने, ताकि उनको समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम्स है, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है जिससे पेरेंट्स जूझ रहे हैं। Even after having a strong and clear order from the Honorable Supreme Court, तो ये कंटेम्प्ट का डेफिनेटली विषय है। आप इसके लिए पहले आप, एज आई सेड, आप ईमेल कीजिए स्कूल को, कॉपी कीजिए डायरेक्टर एजुकेशन को, कॉपी कीजिए एनसीपीसीआर को, और एक रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको लेटर भी लिख दीजिए। और प्लीज वो सारी कॉपीज आप सुशील जी से कनेक्ट कर लीजिए, उनको सबमिट कर दीजिए कॉपी। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में क्या करना है, लेट मी लुक एट अ वे जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सके, जहाँ पे पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। जिस भी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेरेंट्स डायरेक्टली अप्रोच कर सके इस चीज के लिए। ठीक है, हो सकता है शायद हम कोई एक ऑनलाइन पिटिशन ही शुरू कर दे इसके लिए। सो वी विल लुक एट दी ऑप्शंस, बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मुझे लग रहा था कि शायद स्कूल्स इसको कंप्लाई कर रही हैं, या शायद स्कूल्स अब इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, बट लुकिंग एट टुडेज क्वेश्चंस, it seems कि schools are not complying with that order, so definitely we should approach the court with a contempt proceeding. अभिषेक त्रिवेदी जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। एक चीज और, एक सेकंड में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इसके अंदर आप स्कूल वालों को व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी भेज सकते हैं, वो भी आपके डॉक्यूमेंट में काम में आएंगे। नाउ प्लीज, हाँ अब आप बोलिए। अभिषेक जी, गोविंद जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, सुमित्रा मैम के लिए क्वेश्चन था कि जैसे कि एक ट्यूशन फी जो डिसाइड करते हैं स्कूल, तो उसमें कोई कैप होता है क्या? जैसे पूरे फी का 50% ही ट्यूशन फी हो सकती है, 60%? ये क्वेश्चन था। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया 15% वेवर का, तो वो टोटल फी के लिए उन्होंने दिया हुआ है या लाइक सिर्फ ट्यूशन फी के लिए दिया है? क्या है, जैसे ट्यूशन की फी के अलावा जैसे ऑनलाइन के अंदर में एडमिन फी है, लाइब्रेरी फी है, स्पोर्ट्स फी है, ऐसी काफी चीजें थी, तो उनपे तो क्लियरली 100% ही होना चाहिए कंसेशन, क्योंकि उस पे तो वो हमने अवेल ही नहीं किया पूरे साल। सिर्फ ट्यूशन फी है जिसपे 15% लगना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से जो टोटल फी आप पे करते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं, जो टोटल फी, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल की फीस, टोटल फीस फॉर द ईयर इज 50,000, तो 50,000 में 15% का डिस्काउंट, दैट इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो उन्होंने कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया, ट्यूशन फीस को और दूसरे कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया, सबको साथ ही रखते हुए जो भी फी डिसाइडेड थी उस फी का 15% कम किया है। सो यू स्टिल पे 85%, 15% इज द डिस्काउंट एंड यू पे 85%। दूसरा, ट्यूशन फी को कैलकुलेट करने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे कि ट्यूशन फी को कैलकुलेट करने के लिए वो कहा जाए कि ट्यूशन फी पूरे फीस की इतनी परसेंटेज ही होनी चाहिए, जबकि आई थिंक ये एक फ्लॉ है एक्ट में, जहाँ पे ये सारा क्लियर बाइफर्केशन होना चाहिए था और इसका कैलकुलेशन का प्रोसीजर होना चाहिए था, सो दैट जो पेरेंट्स इसमें पार्ट बन रहे हैं उनके लिए भी इजी होता
कि और किसी और को भी ये चेक करने के लिए या ऑडिट करने के लिए इजी होता कि क्या ये जो इन्होंने फीस फिक्स की वो सही है कि नहीं। सो अभी के लिए ट्यूशन फी एक अलग हेड होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे एक चीज और फिर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ट्यूशन फीस का भी मैडम ने बताया कि कोई पैरामीटर्स कोई फिक्स नहीं किए हुए हैं, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर ओवरऑल जो आपकी एनुअल फीस है उसका 85%, और जैसा मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ये अपर लिमिट है, ये हाईएस्ट है ये, यानी इससे कम हो सकता है। जैसा कि एक चीज कही थी कि 0 से 85% के बीच का है ये, अब वो हो सकता है कि 25% लेनी पड़े उनको, 50% लेनी पड़े, या 70 लेनी पड़े, या 85 लेनी पड़े, 85% से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि ट्यूशन फीस का रहेगा, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में फिर भी ये था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आपकी डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखें, डिस्टरबेंस ना आए। अपना क्वेश्चन पूछें और अपने आप को म्यूट कर लें तुरंत। हेलो, हाँ सर, पूछे अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन मैडम से है, मैडम एडवोकेट से। मैडम, आपने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि एक स्कूल छोटे लेवल का भी होगा, बड़े लेवल का भी होगा, अलग अलग लेवल के, तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया कि 85% तक वो फीस ले सकते हैं। उन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं किया। ऐसे ही मैडम पेरेंट्स के ऊपर भी, एक पेरेंट का लेवल अलग है, दूसरे पेरेंट का लेवल अलग है, तो क्या उनको पेरेंट के लिए नहीं सोचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? हेलो जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा अभिषेक जी आपने। इसका मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अंडरस्टैंडिंग दैट पेरेंट्स भी अलग अलग स्ट्रेटा से आते हैं, उन्होंने ये केस टू केस बेसिस पे छोड़ दिया कि आप हर पेरेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर पेरेंट कोर्ट को अप्रोच करे और बताए कि मेरी ये इकोनॉमिक सिचुएशन है या मैं इसलिए फीस पे नहीं कर सकता। उन्होंने इस मैटर को स्कूल और पेरेंट के बीच छोड़ दिया कि पेरेंट्स केस टू केस बेसिस पे स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं, और स्कूल को इस मैटर को सिंपैथेटिकली कंसीडर करना पड़ेगा। ये भी कहा है कि वही तो वही जी वही तो में डाल छोड़ देगा, ये बताओ। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट अभी ऑर्डर जो कहता है वो यही कहता है आप अपनी तरफ से केस को रिप्रेजेंट कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो देन वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट। दूसरा एक एसएलएफसी कमेटी वाला भी आपने समझाया, बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि एक बार जो बड़ी थी तो 3 साइकिल लागू है। मैडम जी देख रहा है कि एक एसएलएफसी कमेटी, जो एसएलएफसी कमेटी सभी स्कूलों ने, मैं मानता हूँ कि फर्जी तरीके से बनाई है। कईयों ने तो लॉटरी नहीं निकाली है, कईयों ने मतलब कोई फेयर तरीका ही नहीं किया, कईयों ने कुछ नहीं किया। मतलब वो एक एसएलएफसी एडवांस से वाली कि पहले साल 22% बढ़ेगी, दूसरे साल 20% बढ़ेगी, तीसरे साल ये % बढ़ेगी। ये फेयर है ये चीज? नहीं, ऐसे फीस बढ़ नहीं सकती, क्योंकि एक बार जब एसएलएफसी डिसाइड कर देती है तो वो 3 साल तक लागू है, बिकॉज ये उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजनी पड़ती है। इवन एसएलएफसी की नोटिफिकेशन जब वो नोटिफाई करना पड़ता है उनको, डीईओ को, कि इन्होंने एसएलएफसी फॉर्म करी है। सो आप पता कीजिए कि क्या आपके स्कूल में एसएलएफसी ढंग से फॉर्म हुई थी, क्या ये नोटिफाई हुई थी, क्या एसएलएफसी ने ये फीस जो प्रपोज करी थी वो डीईओ के साथ शेयर करी थी। अगर ये सब नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना एसएलएफसी फॉर्म करी है, ना ढंग से फीस डिसाइड करी है। और अगर ये नहीं हुआ है तो ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू है जिन्होंने एसएलएफसी के हिसाब से अपनी फीस करी थी। सो इन दैट केस एक लास्ट चीज और मैम जी, हम ये देख रहे हैं कन्वर्सेशन में देखना है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कि स्कूल नहीं मान रहा, स्कूल ने एसएलएफसी फॉर्म नहीं की, स्कूल ने ये नहीं किया, स्कूल ने किया, स्कूल फिर भी 85% करता है। तो सब चीजों को लेकर आप करेंगे इंडिविजुअल अपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाए, तो क्या इंडिविजुअल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक पेरेंट जाए, उसके जगह एक मास तरीके से नहीं काम कर सकते अपन इस पे? हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि कंटेम्प्ट में एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसमें दोनों तरह के वो हैं, तो इसलिए
बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। पार्टी जिसने कंटेम्प्ट किया है उसका नाम बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्कूल के ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए, एक किसी के एक्शन की वजह से पूरे स्कूल पे कंटेम्प्ट लग जाए, ऐसा नहीं होता है। जबकि ये बहुत क्लियर है, हम सबको पता है कि ये फाइनली कहाँ से आ रहा है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल इट विल गो वेरी इंडिविजुअली। मतलब जो कंटेम्प्ट कर रहा है उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम जाएगा, इसीलिए इंडिविजुअल होना जरूरी है। I already mentioned, again I'm mentioning that let us work out a way, क्योंकि I see कि बहुत सारी problems हैं और बहुत सारे लोगों को ये issues आ रहे हैं, तो let us work out a way जहाँ पे कि it becomes very easy for anybody to approach for contempt. अच्छा, एक इसी और क्वेश्चन में चीज ऐड एक करना, सुनो एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट मैं रुकना चाहूंगा। मैं सुशील जी, बस एक मिनट इससे कंसर्न नहीं है मेरा, हाँ। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो मैडम ने जवाब दिया। मैडम जो कहा कि कोई एम्प्लॉय को उन्होंने आगे कर दिया, एक किसी टीचर को आगे कर दिया कि साहब आप उनसे बदतमीजी बिहेव कीजिए, इस तरह बात कीजिए, कोई मैनेजमेंट तो सामने आएगा नहीं, जैसे विकास जयसन जी भी कहा, तो क्या बोर्ड में कंपोर्ट जाएगा उस एम्प्लॉय को बोलते हैं साहब इसने किया, हम इसको हटाते हैं, बात खत्म हो गई। Yes, I am sorry, but वो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जाएगा और मैनेजमेंट का नाम भी जाएगा एज अ सेकंड पर्सन, बट बेसिकली जो बलि का बकरा इसमें है वो एम्प्लॉय होगा। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, एक दो ऐसा मैटर जब होगा तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि वो जब कुछ कह रहे हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर वो इस तरह से किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला पाए। एक और अभिषेक जी के सवाल से एक चीज ध्यान आई कि एक जो जैसे कहा उन्होंने कि एक बार बढ़ी हुई फीस, असल में एक बार बढ़ी हुई फीस वो खुद में एक गलत टर्म है। एक बार डिसाइड की हुई फीस, डिटरमिन की हुई फीस, और वो इसका मतलब जरूरी नहीं को बढ़ाई गई हो फीस। मान लीजिए उनकी 2016-17 के अंदर फीस जो थी जो 2000 रुपए थी क्वार्टरली, उन्होंने उसको 2050 कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो मतलब जब नए सिरे से जो इसको डिसाइड किया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब नए सिरे से डिसाइड की जाएगी और वो पिछली फीस से कम भी हो सकती है। इसका मतलब बढ़ाई हुई नहीं, कम की हुई भी फीस हो सकती है, एक आप ध्यान रखिएगा। और जबकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, इसका मतलब है वायलेशन सभी स्कूल्स ने किया है। नाउ और अगर स्कूल मैनेजमेंट अगर एसएलएफसी मेंबर्स की बात नहीं माने तो क्या चीज है? स्कूल मैनेजमेंट एसएलएफसी कमेटी के मेंबर्स की बात नहीं माने तो ये एसएलएफसी की ड्यूटी होगी कि वो अपने वायलेशंस को वहां पे मतलब डिपार्टमेंट के सामने रखे। क्योंकि देखिए वो एसएलएफसी में अगर देखिए मैं बताऊं आपसे कि उसमें अगर 5 पेरेंट्स अगर वो ईमानदारी से चुने गए हैं तो वो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हमारे से बेईमानी करके उनको बना दिया गया है तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट के मिले हुए लोग हैं, तो उनके बारे में हमारे को उन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसके लिए मेरा एक ही सजेशन होगा कि सुशील जी आप या तो अपने फेसबुक पेज पे या आपका जो भी पेज है जहाँ पे सभी कनेक्टेड है वहाँ पे एक तो कुछ फॉर्मेट्स अपडेट कर दीजिए और एक कुछ ईमेल एड्रेसेस और जो फोन नंबर्स जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है रीच आउट करना चाहिए, वो अपडेट कीजिए ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर पीपल टू डायरेक्टली अप्रोच। जी वो क्या हुआ है मैडम, असल में राजस्थान विभाग संघ का जो फेसबुक पेज है उस पे हमने पूरा जो एप्लीकेशन है वो अपलोड की हुई है। उस पे हमने जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके जो अथॉरिटीज है उनके हमने ईमेल आईडीज अपलोड किए हुए हैं, और उसके अलावा जो है हमने मतलब उनको कह रखा है कि एक आप कॉपी हमको भी भेज दीजिए सो दैट कि अगर हम भी आपके ब्याह पे अगर कुछ काम करना है तो हम कर सकें। तो और फिर भी अगर किसी को जो मतलब वो हो तो राजस्थान विभाग संघ का फेसबुक पेज है और उस पर आप कर सकते हैं। मैंने अभी मोबाइल नंबर लिखाया था, आप मुझसे भी फोन कर सकते हैं और मेंबर्स के भी आपको नंबर जो शेयर हो जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार मीटिंग और करें सो दैट कि उसके अंदर और भी पेरेंट्स जो इससे बेनिफिटेड हो और सभी लोग देखिए, क्योंकि ये हमारे को लड़ाई हमारी खुद की करनी है तो और कोई नहीं आएगा। तो हम ये सोचे कि भैया हमारे लिए और कोई लड़ लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको खुद को आगे आना होगा। हम उसके लिए आपको शर्मा साहब जी शर्मा साहब मेरा एक क्वेश्चन वकील साहिबा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यदि किसी बच्चे को एंटायर लास्ट ईयर के सेशन में ए सिंगल डे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास नहीं दी तो क्या उस बच्चे से वो 85% जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है वो फीस मांगने का हक रखते हैं स्कूल? क्योंकि अभी भी बच्चों को, मेरे दोनों बच्चे एक सोफिया स्कूल में है एक सेंट जेवियर में, दोनों बच्चों को ना तो लास्ट ईयर एक दिन भी क्लास अटेंड करने दी, न इसी साल भी उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है।
और मुझे तो वैसे ही हिटलर बना दिया सोफिया वालों ने, क्योंकि हमने वहां जाके और उनका विरोध किया था क्लास एग्जाम देने के लिए। तो हिट लिस्ट में है, बात ही करना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ रघुवीर जी आपके बारे में, मालूम है मुझे। इन दैट केस रघुवीर जी, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपके बच्चों को उन्होंने प्रमोट तो कर ही दिया होगा और अब वो दूसरी क्लास में होंगे। आपको कुछ भी इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल को आपसे फीस रिकवर करनी है तो वो भले ही कोर्ट जाएं, आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। बस एक लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लेटर जरूर लिखें। आपने जो बोला है उसका प्रूफ क्या है आपके पास में, तो आप स्कूल के कॉग्निजेंस में लेके आएंगे, उनको बाकायदा मेल डालें। जैसा मैंने कहा कि आप लेटर लिखे है, मेल लिखे है, जो भी लिखे है वो जरूर प्लीज करें। कंटिन्यू करती रहिए, ध्यान रखिए आप। भाविन भास्कर जी से मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन। Sir, thank you so much for getting me unmute. Sumitra ma'am, my question is towards you that as far as I connected with the meeting, I'm also observing the thing that that everything is coming out as in contempt of court. And just my first thing is that sir, my first question is that what is the definition for the tuition fees? What it includes? As I have searched on the different websites and different portals, I come to know that the CBSE also has a directives regarding that the school fees in the affiliation portal of that CBSE, that school has to form a committee, as you are talking about a SFMC. LFC. So my that committee, and my question is that why the government is not making a particular rule on the fees? Why this right has been given to the school only? And what comes under the tuition fees? Because every school is having a same format, that they are having tuition fees, computer fees, everything, and in this online session they are taking the other fees, including that thing that we are providing online education. So you have to give this tuition fee, along with the tuition fee you have to give the computer fees and all things. And Right. one more thing is that this almost all the parents are here in the meeting, and there are some schools, actually I'm talking about myself. My daughter is studying in the army school Kota. Okay, so now these army school doesn't appears on the RTE portal. It does not listen any district collector order. It does not follow the Supreme Court order. It does not follow the High Court order. I had a negotiation with with the management of the Army Public School principal, and they clearly denied in person that we don't follow any kind of court order, state order, or anything. We follow only the army order. Whereas I have filed an RTI to the department of to the defense ministry, and then there I come to know that these army public school are purely public school or the private school. They are not coming under the RTI. So I have a clear cut letter from the department of army staff. So ma'am, what action we can do? And the other thing is that if as you are saying that we have to file the proceeding for the in the court, there are so many proceedings are ma'am still lying in the court. How much time it will take? The decision, almost this proceeding was given in the court in a long back in the first lockdown period, and we got the decision after first the court has given the 100% fees decision, and Sure. after that after some agitation they have come to the 85%. Ma'am, how much time it will take to get rid of all these things? Because we have to go with the student also. Yes, बच्चे तो हमारे सफर कर रहे हैं ना मैम. I मैम understand your इन सब में concern. कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा? हम लोग सब एक पिटीशन दे देंगे. आपने टीचर वाली जो बात कही कि अगर टीचर बदतमीजी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, मैम टीचर के खिलाफ भी हम लोग अगर बोल भी देंगे, चलो कोई उसमें कोई वो नहीं है. आपके लीगली लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है. बट मैम इन दैट केस, अगर मैं एक बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन बात कर रहा हूँ, इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, कि अगर कोई टीचर, जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है जो मैनेजमेंट के बिहाफ पे अपनी बात रख रहा है और उसने गुस्से में बोल दिया कुछ, उसको बदतमीजी कर दी, उसके खिलाफ किसी पेरेंट ने FIR भी कर दी या कुछ कर दिया, मैम उस टीचर का तो पूरा करियर स्पॉइल हो रहा है ना आगे. मैनेजमेंट तो आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट तो उसको हटा करके अपना काम खत्म कर देगा कि वी आर फायरिंग द टीचर.
इन दैट केस वो टीचर, उस टीचर या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का आगे का तो करियर खराब हो गया ना। अगर कोई 20-22 साल का बच्चा है जो एज ए टीचर काम कर रहा है, उसको मैनेजमेंट ने आगे कर दिया, उसने कुछ बोल दिया और उसके खिलाफ FIR हो गया, केस हो गया, मैम उसका तो अकेडमिक रिकॉर्ड खराब हो गया ना पूरा। तो why don't we file concern your humanitarian concerns also and parental concerns also, लेकिन क्या है कि कहीं पे आपको एक एग्जांपल तो सेट करना पड़ेगा so that this stops. Ma'am, so right? that's what I am saying, ma'am. That example can't we put the example on the head of the institution only? See, can't we file, can't we? मैं आपको बता देती हूँ, हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था कंटेम्प्ट में इसी तरह से, स्कूल का नाम लेके रिप्रेजेंटेड थ्रू देयर चेयरमैन, जो भी उनका स्कूल का चेयरमैन है। तो हाई कोर्ट said we will not entertain this because this has to be very specific. It has to be specific to the person who has misbehaved so that we can take action against them. Contempt हम ऐसे कैसे पूरी स्कूल के अगेंस्ट ले ले? आप तो ये कह दोगे कि पूरी स्कूल का मैनेजमेंट जिम्मेदार है, तो सारा मैनेजमेंट को हम यहाँ लाइन में खड़ा करके उनको ये बोले कि आप 3 महीने जेल काट के आओ। नहीं मैम, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट में सिर्फ उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी जो होती है, स्कूल कमेटी होती है, वही तो आएगा। I understand, but he is saying that act किसने किया वही जिम्मेदार होगा। Okay, चलो, that is another point. My first question was regarding the tuition fees. तो tuition fees में हम लोग क्या include कर सकते हैं? Tuition fees का definition कहीं पे भी नहीं है, बहुत valid point raise किया आपने। There is no definition of tuition fees anywhere in the Fee Act, anywhere in any other acts also. We tried, हमने भी हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन रेज किया था कि ट्यूशन फीस का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। हाउ डू वी नो व्हाट इज ट्यूशन फीस? सो CBSE के जो बायलॉज हैं उसमें कहीं एक जगह ट्यूशन फीस के बारे में थोड़ा सा मेंशन है, बट वो भी क्लियरली नहीं है। सो ट्यूशन फीस जो वर्ड है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। इवन हमारा जो फी एक्ट है वो भी बहुत सारी चीजों में लैकिंग है, बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक्ट बनाना, एक्ट लागू करना, ये सब आता है लेजिस्लेटिव के अंडर। हो सकता है कि हमें लेजिस्लेटिव को फोर्स करना पड़ेगा, उनको एक प्रॉपर ड्राफ्ट एक्ट देना पड़ेगा कि एक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो इसमें शायद कोई चेंजेस होने की संभावना है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस। अब जो मैम that is what that I'm sorry to interrupt you, ma'am. That is what the thing I'm saying. It's a long and lengthy process. It's not giving the immediate output, but as the parents are there, as the issues are there, it needs a fast track action on that so that the decision could come. ऐसे तो मैम 10-15 साल तक भी बैठे रहेंगे तब भी डिसीजन नहीं आएगा। I completely understand your point. अभी immediate अगर हमें कोई भी रेजोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए पेरेंट्स हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड मेक दोस ग्रुप्स स्टैंड टुगेदर, स्टैंड फॉर ईच अदर, है ना। एक दूसरे को आप हेल्प करें सोल्यूशन लाने में एंड अप्रोच द अथॉरिटीज। और इन द मीनवाइल हम कंटेम्प्ट का पिटिशन लगाते ही हैं, बट इसके सिवाय देयर इज नो सोल्यूशन। ओके मैम, यस मैम। Other than this, there is no solution. Even if you go to the police, maybe first time they'll register your FIR, second time it will be a big bhagdor to even register an FIR. Thank you ma'am, thank you so much. Right, welcome. मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा प्रिसाइज रहें, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और पैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आंसर में भी थोड़ा सा टू द पॉइंट अगर हम कर पाए तो सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एकोमोडेट कर सकें। ऐसा हो सकता है कि हम सभी लोगों के क्वेश्चंस ना ले पाए, तो डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में जरूर डालें, तो उन क्वेश्चंस को फिर हम लोग जो है कंपाइल करेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमने जो है चैट बॉक्स में सुशील शर्मा सर का नंबर दिया है, आप सभी लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है आपके स्कूल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेवल पे कि जिला शिक्षा अधिकारी या कोई लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विद सुशील जी। अदर पेरेंट्स ग्रुप भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद एनी वन ऑफ देम। सुशील जी का नंबर हमने ग्रुप में शेयर किया है, मेल आईडी भी हमने राजस्थान अभिभावक संघ का यहाँ पे शेयर किया है, तो यू कैन कनेक्ट विद देम। अभी मैं अनिल अकेला जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपना को अनम्यूट करें। अनिल जी पूछें आप प्लीज। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था जो ये प्राइवेट स्कूलों का देखने सुनने में आता है कि 25% है, क्या ये राजस्थान में लागू है या नहीं है, और है तो इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं?
अनिल जी, आपकी आवाज शायद क्लियर नहीं है, आप वापस रिपीट करें अपना क्वेश्चन। जो 25% प्राइवेट स्कूल वालों को गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देनी होती है, उससे संबंधित कोई जानकारी है राजस्थान के लिए? और क्या अनिल सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालें प्लीज, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया है वो ये कह रहे हैं कि जो 25% कोटा होता है राइट टू एजुकेशन के अंडर जो देना होता है उसके बारे में। एम आई करेक्ट? राइट। सो बेसिकली राइट टू एजुकेशन के अंडर वो 25% बच्चों को जो कोटा देना होता है उसकी जानकारी कहाँ से जुटाएं, शायद ये इनका क्वेश्चन है। तो ये आप जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से वहां से जुटा सकते हैं, बिकॉज उनके पास ये पूरी लिस्ट होती है। हर स्कूल में एक 25% कोटा होता है इन बच्चों का, एंड स्कूल्स इनको सपोर्ट करती है, जिसकी फीस बकायदा गवर्नमेंट द्वारा पे की जाती है। परमवीर सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क्वेश्चन पूछें। इसके लिए आप RTI लगा सकते हैं APIO को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। परमवीर जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, ऐसा है कि मेरा लड़का 8th क्लास में आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में पढ़ रहा है जी। सर, मैंने सितंबर 2020 तक 7th क्लास सेशन का फीस डिपॉजिट किया है। 1 अक्टूबर से रिमेनिंग है एंड दे आर डिमांडिंग 100% फीस, बट एज पर सुप्रीम कोर्ट आई एम एग्री टू पे 85% fees. But I sent letter to principal and already talked with principal, but she is continue to stick on that you have to pay 100% fee, and replied that we send our decision to higher authority. तो अभी बच्चा है जो लास्ट 1 month से ऑनलाइन क्लासेस मिस कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस रिमूव कर दिया है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं आपसे बताना चाहूंगा। जो मेरे नॉलेज में ये है कि जैसे अभी भाविन जी का भी एक सवाल था कि उनका स्कूल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल, और आपने भी आर्मी पब्लिक स्कूल बताया। ये पहली बात ये है कि ध्यान रखिए, ये स्कूल वाले, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से कई ऐसे स्कूल खुले जो कि असल में जिनका आर्मी से कोई लेन देना नहीं है, उन्होंने नाम रखा है। और इनफैक्ट इसमें वहां पे उत्तराखंड में तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ FIR जो लिखाई गई है कि ये आर्मी का नाम मिसयूज कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप जो बता रहे हैं जैसे, और जितना मैंने भविन जी से सुना उससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें भी वही केस है, और शायद हो सकता है आपका केस भी ऐसा हो। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में ना रहे कि ये अगर आर्मी नाम डाला गया तो ये रियली जो हमारी इंडियन आर्मी है उससे रिलेटेड है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको ये जब ये RTE एक्ट है या कोई भी ऑर्डर है, इवन अपना जो ये 2016 का फी रेगुलेटरी एक्ट है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारे के सारे भले ही किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, सब पे लागू होता है। अगर कोई बोलता है कि हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जैसा कि एक क्वेश्चन आया कि माइनॉरिटी वाले बोलते हैं माइनॉरिटी पे लागू होता है, आर्मी वाले बोलते हैं आर्मी पे लागू होता है। आर्मी मतलब जुडिशरी से ऊपर कोई नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपके साथ ये चीज आती है तो आप DEO को लिखिए, DEO मतलब जिला शिक्षा अधिकारी, उनको लिखिए और लेटर की कॉपी डायरेक्टर एजुकेशन को भी भेजिए, एक कॉपी जो है राजस्थान विभाग से उनको भेज दीजिए। यस सर। हरिओम जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरे बच्चे LPS स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बच्चे हैं, एक 10th में और 7th स्टैंडर्ड में। तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, कोई पेंडेमिक में हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो कि अभी कैपेबल नहीं हूँ, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि 2 बच्चे एक जगह हों, उसके लिए हम कुछ ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स हम पे कर सकते हैं हमारी तरफ से? देखिए, इसमें कुछ छूट हो या कुछ इस तरीके का कुछ प्रोविजन हो? ऐसा है, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने ऑर्डर में लिखा है कि स्कूल को जो है सिंपैथेटिकली इस तरीके के पेरेंट्स जिनके पास में देने की स्थिति नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको आप बाकायदा स्कूल को लेटर लिख करके दीजिए कि भाई मेरी परिस्थिति ऐसी है
और आप मेरे इस पे केस पे जो है सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ और 1000 बार कहता रहूंगा कि आपने जो कहा मुंह जबानी कुछ नहीं होता है, आपको रिटन में लेटर देना होगा, ध्यान रखिए। रिटन में लेटर देने के बाद में आपकी स्कूल मैनेजमेंट से कोई बात होती है तो कुछ आगे प्रगति होगी, वरना ऐसा भी हुआ है कि जो एमपीएस के अंदर ही जो मेरे नॉलेज में आया है कि प्रिंसिपल ने कुछ जो पेरेंट्स को पहले तो कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है हम आपकी इन चीजों को सोचेंगे और उसके बाद में उनको जो मना कर दिया कि आप कौन है, मैं तो आपसे जानती नहीं हूँ, आप अगर बात है ना मीटिंग है बुलाया है, उसके बाद बिल्कुल मना कर दिया है, लास्ट में वार्निंग भी मिली है कि ऑफलाइन क्लास भी बंद हो गया। जी जी जी, है ना। तो हमारी दिक्कत क्या है कि देखिए हम मतलब बातों में ज्यादा यकीन करते हैं और लिखने में हमारे को थोड़ी दिक्कत होती है। तो नहीं समझ गया सर, ऑन रिटन बाय मेल हो, व्हाट्सएप पे हो या बाय पेपर वर्क में लिख के दे, पर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए मैंने फिर से कह रहा हूँ कि हम इतने वैल्यू नहीं रखते, हमारी आवाज इतनी वैल्यू नहीं रखती, हमारे कागज वैल्यू रखते हैं। तो कलम में ताकत है, देखिए कागजों में ताकत है, हमारी जबान में इतनी नहीं है। जी आशाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क्वेश्चन पूछें। मैडम नमस्ते। मैम सुशील जी नमस्ते। नमस्ते सर मैंने सुशील जी के बताए अनुसार पत्र लिखा था स्कूल मैनेजमेंट को, 2-3 महीने लेके तो चक्कर काटता रहा था कि मेरी इनकम इतनी है और एक्सपेंडिचर इतना है, इंक्लूडिंग होम लोन की फीस वगैरह, होम लोन का जो EMI है। उसके उपरांत में उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो पत्र लिया था और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था कि 1 to 1 बात करेंगे, कागज ले लिए थे, अंदर लेके गए थे, बट उन्होंने फिर वहां घूम के आए तो बोला आपको 20% माफ करेंगे, जबकि मैंने लिखा था कि मेरे पास तो 6500 रुपए महीने के बचते हैं, उसमें दूध भी आता है, सारे खर्चे हैं उसी में, तो मेरे लिए क्या आदेश है। मैंने मना कर दिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक्चुअली है भी नहीं। मैं दुकान करता हूँ, कभी 300 आ जाते हैं, कभी 20 रुपए आते हैं, कभी 400 आ जाते हैं, कभी 100 रुपए आते हैं। ये सारी चीजें मैंने सुशील जी ने भी बताया था, उसके अकॉर्डिंग सबको भेज दिया, DO वगैरह को पहले ही भेज दिया था, सितंबर लास्ट ईयर भी भेजा था, मई में भी भेजा था। अब कंटिन्यू भी उनको रिमाइंडर इश्यू कर रहा हूँ कि मेरे को कंसिडर किया जाए, बट वहां पर जाने के उपरांत में वो लोग सुशील जी को पता है मेरी मैडम बिल्कुल वो नहीं करती है, तो आपसे निवेदन है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। मैं तो शांत बैठा हूँ वैसे। अभी आपके बच्चे ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, ऑनलाइन चल रहा है मैम। आपको पढ़ाई से नहीं रोका है ना बच्चों को? नहीं रोका मैडम। तो यू सिट क्वाइट ऑन द इशू, आप भी शांति से बैठ जाइए। बट मैम मेंटली प्रेशर रहता है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। आपके बच्चों को लास्ट ईयर से प्रमोट करके इस साल में डाल दिया है, आपने सबको लेटर्स लिख दिए हैं और आपने उनको ये बता दिया है कि आप कोई भी फी पे करने की सिचुएशन में नहीं है जी। उन्होंने आपको कहा है कि हम 20% डिस्काउंट कर देंगे। बस उन्होंने इतना बोला, फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया था कि मैंने आप उसका सिर्फ एक रिप्लाई लेटर में इतना सा डाल दीजिए कि ये तो सोल्यूशन है नहीं और मैं इस सिचुएशन में हूं नहीं कि मैं ये फीस पे कर पाऊंगा, तो दिस इज माय इंटीमेशन टू यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू पे एनी बिल। मैम सुशील जी के बताए अनुसार मैंने उनको पत्र लिख दिया, उन्होंने एक्चुअली वर्बली बताया था कि 20% लेस कर रहे हैं, बट उसके उपरांत में मैंने 2 बार उनको चिट्ठी लिख दी है मेल के द्वारा कि मैं तो इस अवस्था में हुई नहीं कि पे करूं। मैं तो उनको बोला है कि दोनों ईयर की जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन सामान्य ना हो, अर्निंग सोर्स शुरू ना हो, तब तक मेरी पूरी फीस माफ की जाए। राइट, ठीक है, दैट लेटर इज गुड इनफ। मैं इसमें ऐड चीज और करना चाहूंगा। देखिए आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि भैया किसी बच्चे को निकाल नहीं सकते, ना ऑनलाइन से ना फिजिकल क्लासेस से, ना रिजल्ट रोक सकते, ना जो है जो उसको टीसी देने से रोक सकते। तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी होगा जब होगा फाइनल होगा। क्यों मैक्सिमम उनके पास क्या होता है कि आपके बच्चों को निकाल देना, वो कर नहीं सकते। फेयर एनफ, क्या दिक्कत है आपको? बेसिकली पेरेंट्स को भी एक और चीज के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो ये है कि वापस स्कूल्स अभी खुलने के लिए प्रेशर आएगा स्कूल की तरफ से, जो पिछले इसी साल जनवरी में भी हुआ था, जहां स्कूल्स ने लिटरली गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया था कि आप अगर चाहे ना चाहे हम स्कूल्स खोल देंगे। तो वहां पे भी प्रेशर में आपको आने की जरूरत नहीं है और प्रेशर में आके बच्चों की लाइफ के साथ कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता
और गवर्नमेंट भी अभी इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है नहीं कि वो इस तरह का कोई रिस्क लेगी बच्चों की लाइफ के साथ। तो बी वेरी क्लियर, एक तो होता है कि स्कूल्स की मनमानी और दूसरा होता है गवर्नमेंट का ऑर्डर। तो जब तक कि ये कोई लीगल ऑर्डर ना हो तब तक आप मेंटली परेशान ना होए। ये मैडम ने लीगल बात की है, लेकिन मैं एक पेरेंट के बतौर बात करूंगा यहाँ पे, थोड़ा मेरा व्यू पॉइंट अलग रहेगा कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी। जब तक हम खुद इंश्योर नहीं कर लेते, हमको खुद को पक्का नहीं होता कि हमारे बच्चों की लाइफ खतरे में नहीं है, तब तक हम ना भेज उस बच्चों को स्कूल में ना भेजने का हमारे पास में अधिकार है, और इससे हमको कोई नहीं रोक सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। जी अरुणा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते सर। हेलो। जी मैम बोलिए। नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। सुमित्रा मैडम से क्वेश्चन है, मेरे बच्चे इंग्लिश कोर्ट वर्ड स्कूल में हैं, 2 बेटियां हैं, लेकिन मैम वो पूरी फीस जो है वो हम डे बोर्डिंग की फीस पे करते, लेकिन इस पेंडेमिक में डे बोर्डिंग की फीस जिन सुविधाओं की हम क्यों दें जो हमने ली नहीं है सुविधाएं, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो आपको पता है भाई, वो तो अपना टेबल टेनिस भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं, अब मार्शल आर्ट भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ड्रामा डांस भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो मैम इस सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए? हमने उनको लेटर दिया तो वो कहें कि हम तो टोटल फीस का 70% लेंगे, लेकिन हम तो इस पोजीशन में है नहीं। वो कहते हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो ये बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है। तो मैम बिजनेस का रिटर्न उनको देना ठीक है? देखिए यहाँ ये सुमित्रा जी इसका जवाब नहीं दे, इसका जवाब मैं दूंगा आपसे। सुशील जी हाँ इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कि ये जो कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल का ये स्पेसिफिक एक मैटर है जो मेरी भी नॉलेज में है जी। कि स्कूल ने जो है डे बोर्डिंग के नाम पे पेरेंट्स से जो है लाख सवा लाख रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। स्कूल बंद रहे और बंद समय में भी उन्होंने फीस में कोई बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन ना दिया। तो इसमें एक तो कानून में क्या प्रावधान है जिसके तहत ये लोग जो है कानूनी रूप से सहायता ले सकते हैं? क्या राजस्थान फी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ पे ये स्कूल को बाध्य किया जा सके कि आप अपने स्कूल की जो बोर्डिंग फीस है वो स्पेसिफाई करें? इस केस में एक छोटा सा इनपुट में ये देना चाहूंगा कि जो प्री प्राइमरी क्लासेज हैं कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल की, उसमें बाकायदा 2 फी स्ट्रक्चर हैं, जिसमें एक जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनका फी स्ट्रक्चर अलग है एंड डे बोर्डिंग का फी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो केवल आई थिंक क्लास 1 और 2 तक ही है। वो उसके बाद सभी बच्चों से वो बोर्डिंग फीस ही चार्ज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के भी अगर कुछ सजेशन हम दे पाए कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल के पेरेंट्स को स्पेसिफिक। इसका पहले सुमित्रा जी जवाब देंगी, फिर उसके बाद कुछ एड ऑन मैं करूंगा। सुमित्रा जी प्लीज। तो अगर स्कूल फी एक्ट के बारे में कहे कि फी एक्ट में इस तरह का कोई बाइफरकेशन है कि नहीं, तो वो नहीं है। जो फीस जब डिसाइड होती है अलग अलग हेड्स में डिसाइड होती है, तो जो अगर 2017 में SLFC ने बैठ के इसको डिसाइड किया होगा, अगर हम मानते हैं कि आइडियल सिचुएशन है और 2017 में SLFC ने बैठ के इसको डिसाइड किया है, तो उस टाइम जो हेड्स रहे होंगे वही हेड्स अभी भी होने चाहिए और वही फीस अभी भी पिछले 3 साल के लिए होनी चाहिए थी। डे बोर्डिंग आपने यूज नहीं किया, सिमिलरली हम भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही बोलते हुए गए थे कि हमने तो कुछ भी यूज नहीं किया, हमने तो उनकी फैसिलिटी यूज नहीं की, लाइट्स यूज नहीं की, हमने तो लैपटॉप अपना मोबाइल तक हमने दिया, इंटरनेट का खर्चा हमने उठाया, अपना टाइम हमने लगाया, अलग जो बच्चे को एक बच्चे को अलग अलग कमरा देना है तो वो वहां पे सैक्रिफाइस हमने किया। ये सब होते हुए भी 85% फीस क्यों, ये हमारा भी सवाल था। हम तो ये कह रहे थे, हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि एट द मैक्स स्कूल ने अगर मेहनत करी है, जबकि ये करिकुलम अप्रूव नहीं था, तब भी अगर मेहनत करी है तो हम 25% देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है 25% फीस आप ले लो, उससे ज्यादा आपका बनता नहीं है क्योंकि आपने कोई खर्चा नहीं किया था। सो मैम ये सारे पॉइंट्स लेके हम गए थे कोर्ट के सामने, बट कोर्ट ने जो अपने जुडिशियस माइंड से या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपना माइंड अप्लाई किया और जो उनको स्कूल्स ने बोला कि उनको टीचर्स की सैलरी देनी है और दूसरी चीजें करनी है, जबकि और भी बातें हमारे पास आई थी जहाँ पे उन्होंने स्कूल स्टाफ को हटा दिया था, स्कूल टीचर्स को सैलरीज नहीं दी थी,
तो बहुत सारी ज्यादतियां हैं जो स्कूल्स ने करी थी, बट कोई ओपनली उसके लिए कोई ओपनली बाहर आए नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो इम्प्रेशन गया वो यही था कि स्कूल्स बेचारे बोझ से दबे हुए हैं और उनको सैलरियां पे करनी है और इसलिए वो ये डिमांड कर रहे हैं, जबकि सच्चाई आपको हमको सबको पता है कि इस तरह की सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्टाफ हटा दिया, उन्होंने अपना टीचर्स को हटा दिया, टीचर्स घर से काम कर रही हैं, शायद टीचर्स अपना खुद का मोबाइल, खुद का इंटरनेट कनेक्शन भी यूज कर रही हैं उसके लिए, राइट? टीचर्स हैं, वी अंडरस्टैंड कि टीचर्स शायद दिन रात मेहनत कर रही है इस चीज के लिए, बट फिर भी उनको 50% सैलरी ही दी। स्पेशली एक टीचर जिसने शायद डबल शिफ्ट की है, उनको 50% सैलरी मिली और बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने फायर कर दिया। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ शायद एक आबिद जी भी हैं, उनके साथ सेम ही हुआ है और उनको तो आप बोल रहे 50% नहीं, उनको असल में सिर्फ 10% सैलरी दी गई है, उनका मेरे को कल ही मालूम हुआ है। ठीक है, उनका भी इसमें क्वेश्चन था, अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सुशील जी इशू सारा यही हुआ था कि स्कूल ने पेरेंट्स और टीचर्स को आमने सामने कर दिया, जबकि टीचर्स का इसमें कोई रोल ही नहीं था। शायद अगर टीचर्स वहां थोड़ा सा स्टैंड लेते और कहते कि ये मैनेजमेंट का लेना देना है, हमारा इससे कोई लेना, लेकिन टीचर्स के लिए भी उनके पास प्रेशर पॉइंट था और वो था सैलरी। तो अगर टीचर्स ये जानते या ये समझे इस चीज को कि वो पेरेंट्स भी तो हैं, पहले वो टीचर्स हैं पर वो पेरेंट्स भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आने की जगह अगर वो सामने आते इस चीज में, तो हमारी लड़ाई शायद स्ट्रांग होती। बट मैम को मैं बस यही बता रही हूँ कि मैम आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं, हम वी आर वेरी अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स और हमने ये सारे पॉइंट्स रेज किए जी। हमने ये कहा जी, बताइए सुशील। हाँ, सॉरी मैडम, बीच में इंटरफेयर किया। देखिए, जैसे हमने कहा था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अगर आपको लगता है कि अनजस्टिफाइड है तो आप ना दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बाकायदा लिबर्टी दी है, तो आप ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जैसे मैंने कहा कि स्कूल के पास में अंतिम हथियार क्या है, उसके लिए मतलब उसको स्कूल वाले को आपके खिलाफ सिविल सूट दायर करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, तो आप उसको लड़िए ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, मैं उसमें बेईमानी कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, कम तोड़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा कीमत ले रहा हूँ, तो आप मत लीजिए ना। अब या तो मैंने आपसे जो पैसे जो है लेने हैं तो मैं जाकर के उसके लिए आपके खिलाफ केस डालूंगा। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम खुद कोर्ट में जाने की कोशिश करते हैं, उनको आ जान दो ना कोर्ट में, वो लगाए आपके खिलाफ केस, आप लड़ो ना, क्या दिक्कत है? आप जमा मत कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोल रखा है कि भैया आप फीस जमा ना कराए तो भी आपको निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैडम जो है ये चीज नहीं बोल सकती है क्योंकि वो लॉयर है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि भैया आपको फीस अगर लग रहा है कि अनजस्टिफाइड है, उन्होंने जो है एक्ट का वायलेशन किया है, तो उनकी फीस बनती नहीं है, आप क्यों जमा कराएंगे? अगर एसएलएफसी बनी है, उसने ईमानदारी से डिसाइड किया है, आपको कंफर्म होना चाहिए आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। आपके पास उन्होंने जो वो नोटिस भेजा था कि हम स्कूल के अंदर एसएलएफसी बना रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजा नोटिस तो इसका मतलब उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने अपने कोई 5 लोगों को उसमें डाला है एसएलएफसी में, उनसे डिसाइड करवाया, वो मिली भगत हुई है, वो जानते हैं कि वो क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। हाँ। सर मुझे उनको बस से लेटर के देना चाहिए। देखिए लेटर, ये देखिए जिम्मेदारी हमारी खुद की है, अगर हमारे साथ कोई गलती हो रही है तो हमको खुद को लेटर देना पड़ेगा, आपको स्कूल के नोटिस में लाना पड़ेगा कि जो है मतलब आपने इस तरीके से किया ही नहीं है, गलत तरीके से किया है ना। और जैसे मैंने कहा आपसे, हमने जो लेटर अपने उस पे जो फेसबुक पे पेज पे डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है कि ये वो स्कूल वाले जानते हैं कि पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, मैं अगर कोई 100 रुपए का आइटम मैं खरीद के लेके आया और मैं आप उसको मतलब 5000 रुपए में बेच रहा हूँ या जो 500 रुपए में बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं कि वो मेरे कॉस्टिंग कितनी पड़ी है और आप चुपचाप पैसा देते हो। ठीक है, तो अब लेकिन अगर आपके राइट्स हैं तो आप अपने राइट्स का यूज ही नहीं करोगे, आप अगर अवेयर नहीं रहोगे तो मैं तो लूटता ही रहूंगा आपको बैठ करके। स्कूल वाले यही कर रहे हैं। आप बाकायदा लेटर लिख करके भेजिए, उनसे इंक्वायरी निकलवाइए कि भैया आपने किस तरीके से किया है, उनको समझ में आएगा कि अब लोग जो है पेरेंट्स इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं, अब उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ठीक है, ये हमारी अवेयरनेस ही हमारा हथियार है। इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि जब भी आप अब कोई लेटर लिखें, सारे पेरेंट्स के लिए है, जब भी आप कोई लेटर लिखें तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेयर कर देते हैं आपके साथ, उसमें से आप वो पैराग्राफ कोट अनकोट कीजिए जहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट ब्लॉक ऑनलाइन क्लासेस, है ना, तो किसी बच्चे को हैरेस नहीं कर सकते, आप उसको कोट करके उनको भेजिए कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था, आप मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं बंद कर सकते।
उसके बाद अगर वो उस पर कुछ जवाब दे या ना दे, इट इज अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट, जहाँ पे कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे बताने के बावजूद। जी अभी जी थैंक यू सर। अभी जी देखिए, आपका जो बिल्कुल मैटर है वो हमारे कॉग्निजेंस में हम उसको अलग तरीके से डील करेंगे। उसके लिए आप मेरे को पर्सनली फोन कर दीजिएगा, अपन उस पर लंबी डिस्कशन करेंगे, जैसे अपनी बात हो भी चुकी है इस बारे में। और क्योंकि वो बिल्कुल देखिए, हम भी जानते हैं कि जो पेरेंट्स होने के नाते हम भी समझते हैं कि टीचर्स के साथ, अभी सुमित्रा मैडम ने भी कहा, और हम भी जानते हैं कि ये जो बेईमानी तो दोनों तरफ से हो रही है, कि टीचर्स के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पेरेंट्स का तो हो ही रहा है। और कोशिश कीजिए कि आपके साथ और लोग जुड़े, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो वाली बात है। तो आप उसके लिए प्लीज काम करिए, और हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, प्लीज। सुशील जी जी इसमें थोड़ी सी एक क्लैरिटी मैं चाहूंगा कि जो स्कूल ने किया हुआ है, जी जो मैंने आपको भी बताया कि प्री प्राइमरी लेवल पे उन्होंने 2 फी स्ट्रक्चर डिसाइड किए हुए हैं। जी तो क्या उस बेसिस पे जो बड़े क्लास के पेरेंट्स हैं वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं उस बेसिस पे? क्योंकि उसमें उन्होंने क्लियर कट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लगभग 35 to 40% वो फी डिफरेंस है स्कॉलर एंड डे बोर्डिंग प्री प्राइमरी लेवल पे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात राकेश जी। वैसे सुमित्रा जी ने इसका जवाब दिया है, और शायद हो सकता है कि वो लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि हमने ये चीजें रखी थी, डेफिनेटली कोर्ट में रखी थी कि भैया जो ये खर्चे, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा हमने बाकायदा स्पेसिफाई करके दिया था। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारी तरफ से, जो पेरेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट गए, उनके पास में शायद उसमें क्लैरिटी की थोड़ी, प्रिसाइजनेस की थोड़ी कमी थी, और उन्होंने उस चीज को गलत तरीके से वहां पे प्रेजेंट कर दिया। उसका हमारे को वो जो खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला है कि उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया जो ये बड़े फीस का जो डिफरेंस है तो उनके लिए ये किया जाए, ये किया जाए। उन्होंने एक सिंगल जो ऑर्डर निकाल दिया 85%, उन्होंने इस चीज को कंसिडर नहीं किया। और डेफिनेटली ये देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट है, हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। और इसके लिए बस यही है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी तरफ से उनको रोक के रखना है, वो स्कूल के प्रेशर में कैसे भी ना आए, क्योंकि उन्होंने साहब, स्कूल वालों ने कह दिया हमारे को तो फीस देनी है, तो इसका मतलब वो फाइनल हो गया। वो फाइनल नहीं है, आपको रोक के रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूल वालों ने बेईमानी की है, उन्होंने 2016 के एक्ट का वायलेशन किया है, तो इसका मतलब आप फीस देने के लायबल नहीं है। आप तब तक फीस जमा ना कराएं जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि वो फीस जस्टिफाइड है। जितेंद्र परमार जी हैं, उनसे मैं कहूंगा अपने को अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। सर, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों की फीस नहीं दी है और इस ईयर भी नहीं दी है, तो क्या स्कूल वाले मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मैंने उसका जवाब आपसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि स्कूल वालों के पास देखिए 2-3 चीजें हैं कि मतलब वो आपके बच्चों को हैरेस कर सकते हैं। हैरेस तब करेंगे जब आपकी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी। फिजिकल क्लासेस अभी शुरू होने का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। अगर वो खोलेंगे भी तो हमारी गलती होगी, हम अगर अपने बच्चों को भेजते हैं, हम उनकी जान को खतरे में डालते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ऑनलाइन क्लास से वंचित करते तो आपके पास, मैडम ने बताया ही है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप बाकायदा उस पैराग्राफ को कोट करके स्कूल को भेजिए कि आप मेरे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से नहीं रोक सकते। तीसरी बात, मैक्सिमम उनके पास में, जैसा मैंने कहा कि उनके पास में आपके खिलाफ सिविल सूट जो दायर करने का तरीका है, तो कोई बात नहीं, दायर करने दीजिए। आपके पास में ये प्रूव करने के लिए है कि सब मेरे पास जब पैसा ही नहीं दे तो मैं क्या करूंगा, बैंक लूटूंगा, मैं किसी की चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, कहां से लाके दूंगा? नहीं है मेरे पास पैसा। और जैसा मैंने कहा कि आरटी एक्ट के मुताबिक 8th क्लास तक के बच्चे को तो वो वैसे ही नहीं निकाल सकते, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके पास में पूरे लीगल राइट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। आप सबके रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। 128 पेज का जजमेंट है ये, लेकिन आपके लिए जो रेलेवेंट पेजेस हैं वो है 122 से 124। तो उसमें आप वो सब पॉइंट्स देख लीजिएगा। उस सब पॉइंट्स में जो 5-6 सब पॉइंट्स है उसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस पैराग्राफ को आप कोट अनकोट करके भेज दीजिए। भविन जी से मैं बोलूंगा एक बार वापस से आपको अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सर, आपने मेरे को दोबारा अनम्यूट किया। मैम, मैं सुशील जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन चल रहा था कि एक मेरे जैसे ही पेरेंट्स मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परमवीर जी। सर,
आपने जैसे कि कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से कई सारे स्कूल खोले हुए हैं, बट वो आर्मी से कंसर्न नहीं है। तो सर मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर इवन इंडिया के अंदर करीब 143 आर्मी स्कूल है जो इंडियन आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि एक सोसाइटी एक्ट 1860 के अनुसार ही बनी हुई सोसाइटी है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि आर्मी यानी कि डिफेंस पर्सनल, जितने भी डिफेंस पर्सन है, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, उनके जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल वाली फीलिंग देने के लिए या प्राइवेट स्कूल वाले, हालांकि इस कंसर्न में हमारे देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे उन्नत विद्यालय हैं जिनके में काफी अच्छा स्टाफ और काफी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आर्मी पब्लिक स्कूल का गठन किया गया है, जिसका मैंने आपको डिटेल्ड जो है वो आपको मैंने व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड कर दिया है। आप एक बार उसको पढ़ें, क्योंकि मैंने जब इसका अबाउट अस का जो पेज होता है वेलफेयर सोसाइटी का, और इस वेलफेयर सोसाइटी से भी मैंने कम्युनिकेशन किया था, जो मैंने आरटीआई लगाई थी वो पहले इसी AWS को भेजा था, तो जिसमें मुझे ये बताया गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से एक्चुअली इनके जो रिजोल्यूशन है, इनका जो कमेटी का जो रिजोल्यूशन है उसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन है that army public school will work as a public school for the several years and later on it will be converted as a purely army school। ठीक है, और इनके पास में एक इनके रेजोल्यूशन के अंदर एक चीज ये भी मेंशन है कि इनको 15% बच्चे जो है 15, ये मैक्सिमम 15% बच्चे जो है ये सिविलियन कैडर से ले सकते हैं। बल्कि देखा जाए तो मैं अगर कोटा की बात करूं तो सर कोटा आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 90% स्टाफ जो है वो सिविलियन टीचर ही है। इवन देन उनकी प्रिंसिपल जो है वो भी सिविलियन फैमिली से आती है। Only the station commander of a particular station, as a quota is an army station, so the station commander means the commanding officer of the station is the president of the school society, and the second commanding officer, that is SO1 officer, he is the second commanding officer to the school society, और बाकी प्रिंसिपल और मैनेजमेंट होता है। तो सर इस स्कूल का जो कंसर्न है, इस स्कूल का रिलेशन जो है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये स्कूल ना तो ये आरटी के अंदर आते हैं, आरटी के अंदर भी आरटी पोर्टल पे, जैसे मैंने राजस्थान के आरटी पोर्टल पे चेक किया, मैं सर काफी कुछ कर चुका हूँ इस चीज के अंदर। मैं पिछले 1 साल से लेटर्स और एप्लीकेशन, इनफैक्ट जब मेरे पास में जब मैंने मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है वहां पे मैंने इस स्कूल के बारे में कंप्लेन किया, तो डीईओ साहब ने मुझे पर्टिकुलरली गंगवाल साहब है यहाँ पे, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भाई ये आर्मी का मैटर है, हम इसमें कुछ भी नहीं करते। आप देखिए भाविन जी, मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा लास्ट कंक्लूजिंगली, इस सारी कार्यवाही में जो मैंने जो झेला, मेरे ऊपर जो आया वो सीधा आरोप यह आया कि मैं भारतीय सशस्त्र सेना की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। पता ही नहीं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। नंबर 1, जैसे अगर जब हम स्कूल खोलते हैं, भले वो आर्मी खोलती है, भले ही प्राइम मिनिस्टर खोले, भले ही कोई भी खोले, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए इनके पास में 2-3 तरीके होते हैं, और ये जो इनको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो तो सोसाइटीज एक्ट में, ट्रस्ट एक्ट में, या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर अपने उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, अपनी जो कमेटी होती है उसको। ठीक है, तो जैसे ये करते हैं तो हर एक मतलब स्टेट का जो भी लॉ है वो उनपे अप्लाई होता है, भले वो राजस्थान फी रेगुलेशन एक्ट हो या भले सुप्रीम कोर्ट का एक्ट हो। तो कोई भी, जैसा मैं हालांकि ये वापस रिपीट करने वाली बात हो गई कि माइनॉरिटीज वाले बोलते साहब हमारे ऊपर कोई ऑर्डर लागू नहीं होता, आर्मी वाले बोलते कि हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होता। एक आर्मी का जो सबसे बड़ा जो है जो मतलब जो अथॉरिटी है वो जनरल है। जनरल भी जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से बाहर नहीं है। जब हम बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जब उससे बाहर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो उनको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये मान लिया मैंने कि जैसे क्योंकि ये केसेस जो मेरे निगाह में आए हैं कि उन्होंने आर्मी के नाम का मिसयूज किया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है वो जेन्युइनली अगर आर्मी का स्कूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून के दायरे से बाहर हो गए, और इससे कोई लेन देना नहीं है कि जो है सशस्त्र सेनाओं का जो आप अपमान कर रहे हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उनका पूरा यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे इसी केस के अंदर हुआ है कि एक कोई स्कूल की टीचर है, वो मतलब उनके हस्बैंड जो आर्मी ऑफिसर है, अब पेरेंट ने उनसे पूछा कि भाई जो है आप ही ऐसे कैसे कर रही है, तो आप जानते नहीं हो आप किससे बात कर रहे हो, मैं मिस्टर फला जो आर्मी ऑफिसर है उनकी वाइफ बोल रही हूँ, और तुम जो है हमारे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तुम आर्मी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। कोई डिफेमेशन नहीं है, हमारे राइट्स हैं वो हमारे राइट्स रहेंगे, और इसमें आर्मी का जो डिफेमेशन का कोई लेन देना नहीं है। प्लीज।
अभी मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन लूंगा, विकास जेठानी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं 10 मिनट का समय और लूंगा केवल, जिसमें जो भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं हम उनको केवल एड्रेस करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, एंड देन वी विल वाइंड अप। जेठानी जी। तो सुमित्रा जी, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बातें बहुत सारी हैं, इट विल नेवर एंड, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यूर लॉयर, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल्स के लिए आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सही है? बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर आया है ये बेसिकली, एक मिनट, ये कोई बोल रहा है, उसके पीछे से बहुत आवाज आ रही है, कैन वी म्यूट? ओके, सो ये बेसिकली जो फी एक्ट को चैलेंज किया था उससे आया है, और फी एक्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ऑर्डर जो है ये प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल्स के लिए, प्राइवेट जो भी हाँ अनएडेड स्कूल्स, जो भी एडेड स्कूल्स हैं वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट या राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, दैट इज 70% ऑफ द ट्यूशन फी एलिमेंट। राइट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि स्कूल में दो तरह की फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, या ग्रांट या एड। ग्रांट में मानता हूँ जो एक बार, जहां तक मैं समझता हूँ, या आप क्लियर करिएगा, ग्रांट में मानता हूँ वो जो एक बार मिली हो, जैसे फ्री जमीन मिल गई, यस, या बिजली कनेक्शन में वेवर दे दे कि साहब आपको डिपॉजिट नहीं देनी। एड में मानता हूँ जो एक पीरियोडिक इंटरवल पे किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प, भले ही आप कैश दो या कोई सब्सिडी दो या कोई डिस्काउंट दो, वो फाइनेंशियल एड में आता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मैं गलत सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? दैट्स फाइन, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से फिर मेरे हिसाब से मैम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने राजस्थान, चाहे प्राइवेट हो, वो आप जयश्री परिवार ले लीजिए, एसएमएस ले लीजिए, इनको इनकम टैक्स में रिबेट मिली हुई है, इनको बिजली के बिल में रिबेट मिली हुई है, इनको लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स में रिबेट मिली हुई है, जो कि सालाना या हर महीने के इंटरवल पे एक तरीके से सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प ही है। नहीं, तो ये इसमें ऐसा होता है कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कुछ चीजें जो मिलती हैं वो तो मिलती हैं, दैट इज नॉट एड। लेकिन जो एड है स्पेसिफिकली, यू कैन गेट अ लिस्ट फ्रॉम द डीओ या फिर जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे आपको क्लियरली एडेड और अनएडेड स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ मैं जेठानी जी इसका जवाब देना चाहूंगा। जैसे जब एड की आपने बात की है, तो इसके अंदर जो रिकरेंट जो अगर उनको जो ग्रांट होती है उसको एड में काउंट करते हैं। हालांकि आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। मैं बिजली का बिल, नहीं, मैं आपकी बात, मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसके अंदर जो है, जो एसआईसी है, तमिलनाडु की जो एसआईसी है, उसने बाकायदा जो आप कह रहे हो बिल्कुल यही पॉइंट्स उसने उठाए हैं कि ये जब आरटीआई के अंदर मतलब ये कवर करता है कि नहीं करता है, इस बारे में जो है क्वेश्चन उठा था, तो वहां के तमिलनाडु के जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने बाकायदा वही चीजें मेंशन की जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है ये उनको फ्री में मिल रही है, मतलब फ्री नहीं, सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है, इनको लैंड जो है बिल्कुल टोकन अमाउंट पे या फ्री में मिल रही है, इनको तरह तरीके के टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, तो इसलिए आरटीआई की पेरिफेरी में ये आते हैं। लेकिन बहरहाल जब हम बात करते हैं लीगल व्यू पॉइंट की, तो ये आपकी बात सही कि ये जो अच्छा दो तरीके के स्कूल्स हो गए प्राइवेट के अंदर, तो एक हो गया एडेड स्कूल और एक हो गया अनएडेड स्कूल। तो एडेड स्कूल्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सारे के सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स है, इवन जो है आपके मतलब क्या बोलते हैं, जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, तो सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के बराबर होता है। और उसके अंदर जो फीस ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो तो इससे अपने आप बाहर हो गए, क्योंकि उसकी फीस किसने डिसाइड की? गवर्नमेंट ने। उनका कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। अब जो हमारा जो केस बचता है वो अनएडेड स्कूल्स के लिए बचता है। भले ही उन्होंने फ्री में जमीन ली हो, भले उनको जो टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रही हो, टैक्स रिबेट्स मिल रही हो और एडवांटेजेस मिल रही हो या नहीं, ये लीगल इसका वो है। ठीक है। और मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सुमित्रा जी, क्या आप अपना ईमेल या अपना क्या बोलते हैं पेटीएम कुछ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर हम सारे पेरेंट्स आपके थ्रू लिटिगेशन फाइल करना चाहें, क्योंकि इस टाइम ऐसा है कि सब लोग डरे हुए, कोई बाहर निकलेगा नहीं। मैं खुद कोविड पॉजिटिव रह चुका हूँ, मेरे घर में सब कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, सारे काम ऑनलाइन रहते हैं। क्या आप आपका फोन नंबर, ईमेल और पेटीएम सर्व कर सकती हैं, जिसमें हम आपको एक मिनिमम जो भी आप फी डिसाइड करें दें, और आप हमारी तरफ से लिटिगेशन फाइल कर दें विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स?
I will work out a solution to this, Vikas ji. Let me see if we can work out a standard template और फिर उसको कैसे कर सकते हैं. Give me 2-3 days time. After that, I'll see. उसको circulate कर देंगे, कोई issue नहीं है. Thank Let you. me just work it out. Thank you so much, Sumitra ji. Thank you so much. And now the time, I will take some questions from chat box, and then we will conclude this meeting. There is one question, Sushil ji, whether PTA member can challenge determined fees if parent not a member of SLFC. देखिए इसके अंदर क्या था सर, सिंपल यस एंड नो प्लीज. नहीं, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा, 2-3 लाइनों में एलेबोरेट कर दूंगा, है ना. जब तक देखिए, क्योंकि पहले DFRC वगैरह ये बननी थी और रिवीजन कमेटी बननी थी, क्योंकि अभी हमारे नॉलेज में कोई DFRC और रिवीजन कमेटी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो इसलिए हर PTA मेंबर को ये वो मिल जाता, राइट. अदरवाइज क्या होता है, SLFC जा सकती थी, लेकिन अब जब DFRC वगैरह नहीं है तो कोई भी पेरेंट्स को चैलेंज कर सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. एक क्वेश्चन है, 15% ऑन ट्यूशन फीस होना चाहिए, अदर फीस जिसमें लाइब्रेरी स्पोर्ट्स, तो ये आप पहले क्लियर कर चुके हैं कि टोटल फीस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है. ओवरऑल फीस का है, इसमें ट्यूशन फीस का सिर्फ हाई कोर्ट तक था, सुप्रीम कोर्ट ने टोटल फीस के ऊपर किया है. आप एक चीज और बताएं कि स्कूल जो फी हाइक करता है हर साल, अपनी मनमर्जी से जो फी हाइक करता है, तो वो जस्टिफाइड कितना हम कह सकते हैं कि इतना अगर फी जस्टिफाइड इंक्रीज करे तो ये जस्टिफाइड है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस जो एक्ट के हिसाब से जो पिछले 3 सालों में या 4 सालों में जो फीस बढ़ाई गई है इलीगल है, क्योंकि वो एक बार बढ़ी गई, एक बार जो फीस जो डिसाइड की गई वो 30 साल तक वैलिड रहेगी. तो इसलिए अगर वो फीस बढ़ा रहे तो गलत बढ़ा रहे और वो कंटेम्प्ट में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको जो है 2016 के एक्ट को अपहोल्ड कर दिया है. जब तक ये चैलेंज किया हुआ था तब तक वो कर सकते थे, लेकिन जैसे वो फाइनल हुआ, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी किया गया है वो सारा सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की उसमें कैटेगरी में आ जाएगा. एक और एडिशन. सो अब तक जो उन्होंने SLFC, अगर वो कहते हैं कि 2017 की SLFC बनी थी, तो वो अगले 3 साल मतलब 2020-21 तक लागू होनी चाहिए थी सेम फीस. वो फीस हाइक नहीं हो सकती थी. अगर उन्होंने SLFC नहीं बनाई थी तो वो हर साल 10% तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, नॉट मोर देन 10% तक. नहीं, लेकिन मैडम यहाँ पे एक वो करेक्शन करूंगा मैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जो फीस टू बी डिटरमिन्ड अफ्रेश, तो अगर 10% का ये तो एक इंटरिम मेजर है कि जब तक वो फीस डिटर्मिनेशन नहीं होता है तब तक 10% बढ़ा सकते हैं. तो वो तो फीस तो नए सिरे से डिसाइड होगी, है ना. तो वो हो सकता है कि उनकी फीस को कम कर दिया जाए बजाय 10% बढ़ाने की या 15% बढ़ाने के, तो वो जो अगर बढ़ाया गया तो इलीगल है, और अगर SLFC ने नहीं बढ़ाया तो कंप्लीटली इलीगल है. ठीक है. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था सचिन महारिया जी का JPIS स्कूल को लेकर. उनका कहना है कि JPIS नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कंप्लाई द फी एक्ट, neither reworking the fee amount nor forming any SLFC. So what should we do? इसका जवाब वही है, कागज के अलावा कोई जवाब नहीं है. आप स्कूल के को बाकायदा मेल भेजें, उनको लेटर भेजें बाय रजिस्टर्ड पोस्ट थ्रू मेल. और एक बार लेटर भेज देने का मतलब ये सिर्फ इनके लिए, सचिन जी के लिए नहीं है, ये हम सभी पेरेंट्स के लिए है कि हमारी क्या गलती होती है कि हमने एक लेटर भेज दिया और हमने सोचा कि भैया अब तो सारा काम इसी से हो जाएगा. नहीं होगा. आपको रेगुलर, बिल्कुल मैं इसका कृपलानी जिसका भी जवाब दे दूंगा आपका कि SLFC बनी नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं बनी है, और हम सब जानते हैं कि स्कूलों में SLFC नहीं बनी है. ठीक है, तो नहीं बनी है तो उसका ही हमारे पास में पहले जो हो चुका है, हमारे पास तोड़ क्या है? तोड़ ये कि हम पहले उनको लेटर भेजें कि भैया आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दें कि भैया हमने बाकायदा अपने उस पे वेबसाइट पे अपलोड कर रखा, अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर रखा है, आप वो लेटर भेजें स्कूल को. वो जवाब नहीं देते, आप रिमाइंडर लेटर भेजें, फिर तीसरा रिमाइंडर भेजे, चौथा रिमाइंडर भेजे, वो तंग आ जाएंगे. और लेकिन आपने अगर 3 या 4 लेटर भेजे तो इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि स्कूल वाले ने चीटिंग की है ना. तो लेटर भेजना अंतिम हथियार है, उसके ऊपर आप ध्यान दें. और एक लेटर नहीं, बार बार आपको रिमाइंडर भी भेजना पड़ेगा. देखिए सुनीता जी, ये कौन डिसाइड करेगा कि लीगल है इलीगल है? अगर मैडम आपको मालूम है कि आपको पहले बात पूछा गया क्या कि भैया हम SLFC बना रहे हैं, आपसे 50 रुपए लिए गए क्या, आपको उसकी 50 रुपए की रसीद दी गई क्या, आपको इंटीमेट किया गया कि भैया SLFC के अंदर आपको मेंबर्स हो सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम हुआ है तो इसका मतलब वो इलीगल है.
अगर आपको पहले से बता दिया गया था कि नहीं नहीं साहब इस तरीके से हम SLFC बना रहे हैं, आप 50 रुपए दीजिए, आइए फला दिन हमारी लॉटरी निकलेगी, अब आपको ये मालूम हो गया कि उन्होंने फीस ऐसे डिसाइड की, उन्होंने स्कूल के जो है पूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट को, बैलेंस शीट को चेक किया है, उन्होंने स्कूल के अंदर लगातार मीटिंग की है, 3 4 5 एक एक चीज को वेरीफाई किया है चेक करके, और उसके बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया, तो वो लीगल है, अदरवाइज इलीगल है। और मैं जानता हूं जितना, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसने ये काम किया हो, इसलिए कंप्लीट इलीगल है। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है यहाँ पे चैट बॉक्स में विच आई कैन सी, उसमें उन्होंने ये बोला है कि यानी हम 2016 तक की फीस को फाइनल माने। इसमें आपको बता दो 2016 में फी एक्ट आया था और 2017 में इसके रूल्स आए थे, तो 2017 में जो फी डिसाइड हुई है वो फाइनल मानिए आप 2017 से लेके अगले 3 साल तक की। जी, और इसके लिए बाकायदा हमने देखिए अपने राजस्थान विभाग संघ के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे चैनल पे भी है, तो जो है आई होप राकेश जी इसको भी अभी डाल देंगे कि अपना जो राजस्थान अभिभावक संघ का जो है अपना फेसबुक आईडी है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। हमने उसमें वीडियो में काफी हद तक उसे एलेबोरेट किया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस बच जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, और नहीं तो आप पर्सनली भी फोन करके पूछ सकते हैं, और हमने उसमें ये सारे जो पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं। पुनीत शर्मा जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने को अनम्यूट करें। दिस इज लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर टेकिंग। जी कृपलानी जी मांगी जा सकती है SLFC की जानकारी। पुनीत जी प्लीज। पुनीत शर्मा जी बोले प्लीज। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं अभी तक के जो कॉन्वर्सेशन और जितने भी इंटरेक्शन अभी हुए, जितने भी सवाल जवाब हुए, उससे मुझे 2 चीजें क्लियर कट समझ में आती हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो एज अ पेरेंट शायद हम सभी लोगों को करनी चाहिए कि एक तो मेल का फॉलो अप, जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान अभिभावक संघ के पेज पर वो लेटर्स जो अवेलेबल हैं, हम उन लेटर्स को मुझे लगता है कि जो लेटर अवेलेबल है शायद वो एडिट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज वो एडिट फॉर्म में होते हैं तो थोड़ा सा किसी के लिए भी आसान होता है उस लेटर को डालना। एनीवेज मुझे जो, जैसा कि मैं पहली बात पे ही आ रहा हूँ कि जैसा कि अभी आपने जितने भी कॉन्वर्सेशन में बार बार एक ही चीज रिपीटेटिवली आपने बोली कि नंबर ऑफ मेल्स विल मेक द चेंज, तो हम सभी लोगों को शायद ये करना चाहिए कि उन लेटर्स को बार बार अपनी बात को स्कूल के पास पहुंचाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि जो मेल आईडीज जो आपने दी हुई हैं वहां पे अगर अवेलेबल हैं, तो उन मेल आईडीज को CC रखते हुए हमें बार बार उसको डालना चाहिए। एंड सबसे फारमोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैडम ने भी बताया, सुमित्रा जी ने बताया कि 2017 ऑनवर्ड्स जो हमारे पास या हमारे किसी जानने वाले के पास जो हमारे पास जो फ्रीज के ब्रेकअप होते हैं, उनका अगर कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम मतलब आपसे शेयर करना चाहिए, सो दैट उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो आगे जो भी होनी है उसके लिए वो शायद डेफिनेटली काम आएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद मैं सही समझ रहा हूँ, गलत है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ देखिए ये बात यहाँ पे आपकी जो, हालांकि अगर जैसे हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया कि टोटल जो फीस का एनुअल फीस का उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी अगर जैसे हमारे पास में पिछले सालों के डॉक्यूमेंट्स होते तो हमारे पास में कोर्ट में भी अप्रूव करना आसान हो जाता है कि सब इनकी पिछले साल तक ट्यूशन फीस, अगर मान लीजिए 100 रुपए फीस है तो उनमें इनकी जो ट्यूशन फीस 40 रुपए थी या 50 रुपए थी, बाकी के एक्सपेंसेस थे वो अलग है, तो ये हमारे लिए खुद के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। और वही चीज है कि रिपीटेडली आपको डालना पड़ेगा। हाँ आपने जो कहा कि जो है इसका जो लेटर है इसका अगर बाय द वे कोई भी हो तो वो राजस्थान विभाग संघ के जो मेल आईडी पे अपने जो मेल भेज दें, हम उनका जो है एडिटेबल जो फॉर्मेट में भेज देंगे, सो दैट वो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके और अपने स्कूल को लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान विभाग संघ की जो ईमेल आईडीज आपके पास में अवेलेबल है, और जो है फेसबुक के ऊपर भी आप जाकर के अपना डाल देंगे और अपनी क्वेरी होगी तो हम उसका जवाब देंगे कि आपको जो है जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा करने की। थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू सुमित्रा मैम, और सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला। एंड डेफिनेटली ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है, मैं इसको विद इन 1 मिनट कंक्लूड कर देता हूँ।
सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कितना लड़ना चाहते हैं। देखिए, जो पीड़ित है अगर वो सामने नहीं आएगा तो किसी तरह का कोई रिलीफ आपको नहीं मिल सकता है, चाहे वो लीगली हो या स्कूल लेवल पे हो। तो डेफिनेटली अगर हम सभी पीड़ित हैं तो हमें हमारे हक की आवाज उठानी पड़ेगी, और जो जो लोग इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं उनका साथ आपको देना पड़ेगा। तन मन धन, ये 3 तरीके बताए जाते हैं लड़ाई लड़ने के, तो जिस भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं लड़ाई में सहयोग कीजिए। दूसरी चीज जो मुझे समझ आया है आज तक इस लड़ाई में, कि ये लड़ाई वो नहीं है कि मेरी इनकम कितनी अफेक्ट हुई है या नहीं हुई। मेरी लड़ाई ये है कि व्हाट इज जस्टिफाइड, सही क्या है। ये लड़ाई है सही और गलत को लेके। ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 5 गुना बढ़ी हो, बट मेरी इनकम 5 गुना इसलिए नहीं बढ़ी कि मैं किसी को वो पैसा बांटता फिरूं। जो सर्विस मुझे स्कूल ने दी ही नहीं, मैं उस सर्विस का पैसा क्यों दूं। हमारी लड़ाई ये है। एंड डेफिनेटली जो लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं उनको तो रिलीफ मिलना ही चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली अपना जजमेंट, मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि प्रॉपर जजमेंट नहीं है। एज ए पेरेंट हम हमारे को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ फैक्ट्स रखने में वहाँ कमी रही हो, या स्कूल ने कुछ अलग तरीके से अपने फैक्ट्स रखे हों। तो ये लड़ाई लंबी जा सकती है, हम लोग कोर्ट में भी इस चीज को लेके चलेंगे। तीसरी चीज जो सुमित्रा मैम ने रखा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि फी एक्ट के अंदर कई कमियां हैं जो हमें समझ में आती है। SLFC का फॉर्मेशन एक बात है, लेकिन उस SLFC में किस तरीके से पेरेंट्स को रखा जाएगा और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, उस चीज को कौन ये कह सकते हैं कि पक्का करेगा, उस चीज को कौन एश्योर करेगा, वहां पे कोई मैनिपुलेशन ना हो रहे, इस चीज को कौन एश्योर करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं फी एक्ट के अंदर, लेकिन अभी की तारीख में तो हमारे पास वही एक हथियार है। तो हम हमारे स्कूल को मजबूर करें फी एक्ट की पालना करने के लिए। जब तक वो फी एक्ट की पालना नहीं करता है, किसी भी तरह से हम किसी भी सूरत में हम फीस जमा ना कराएं। जो लोग आगे इस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं उनके साथ आप संपर्क में रहें। यही मेरा कहना है कि जितना ज्यादा आप लोग जागरूक रहेंगे, जितना ज्यादा सहयोग आप करेंगे, हमारे जीतने के चांस उतने ही ज्यादा है। थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है ये फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीम हुआ है, फेसबुक पे ये अपलोड हो जाएगा। एंड ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोग कभी भी देख सकते हैं ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो फेसबुक और यूट्यूब पे ये वीडियो, ये जो 1.5-2 घंटे का जो पूरा डिस्कशन रहा है, ये पूरा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप, सुशील सर का नंबर हमने दे दिया है, मेल आईडी हमने दिया है, तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी कोई पेरेंट्स ग्रुप है वहाँ पे आप जुड़े रहें, हमारे फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करें, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रह सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 या 15 दिन में इस तरह के लाइव सेशन करते रहें, ताकि इस इशू को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसे एड्रेस कर सकें। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो के अंदर एड्रेस किए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। यू कैन लीव नाउ प्लीज। थैंक यू।